अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बरवक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब समाअत फरमाइए। पुरस्रार कुआं। मौसम गर्मा की एक खुशगवार रात थी। तकरीबन 11 बजे थे। नवाब रशीदुज़्ज़मा ने अपने नौआमदा मेहमान के साथ ही बाग में खाना खाया था और खाने के बाद से अब तक बैठे उसके सफर की दास्तानें सुन रहे थे। उनका मेहमान तारिक उधेड़ उम्र का एक तंदुरुस्त आदमी था। उसने सफेद पतलून और आधी आस्तीनों की सफेद कमीज पहन रखी थी। घुटे हुए बाजुओं की उभरी हुई मछलियां चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि वो एक मुशक्कत पसंद आदमी है। सुर्ख और सफेद चेहरे पर घनी और ऊपर को चढ़ी हुई मूछें उसकी शख्सियत में एक बारोब इजाफा थी। आंखें छोटी और गैर मामूली तौर पर चमकदार थी। आज ही नवाब साहब के यहाँ के भतेरे अफराद ने अंदाजा लगा लिया था कि उससे आंखें मिलाकर बात करना आसान काम नहीं। वो खुद ज्यादातर अपनी नजरें नीचे ही रखता था। वो एक सयाह था और सयाही की वजह हमेशा पर्दाराज में ही रही थी। वो नवाब साहब का जिगरी दोस्त था, लेकिन उन्हें भी उसकी सयाही की वजह मालूम ना हो सकी थी। इस मौजू पर जब भी कोई बात आती वो हमेशा बात काट कर कोई और तस्करा छेड़ दिया करता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि कदीम खजानों की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता है। वो अच्छे खासे दौलतमंद की तरह जिंदगी बसर करता था, लेकिन इसका जरिया आमदनी किसी को मालूम न था। नवाब साहब से उसकी पहली मुलाकात भी अजीब और गरीब हालात में हुई थी। 7-8 साल कबल नवाब साहब मशरक़ी ममालिक की सैर के लिए तकरीबन 2 साल का प्रोग्राम बनाकर निकले थे। ईरान की सरजमीन उन्हें इतनी पसंद आई कि तकरीबन 6 माह तक उन्होंने वहाँ क़याम किया। ईरान की पुरफजा पहाड़ियाँ सरसब्ज और हसीन मरग़ज़ार उनके पैरों में बेड़ियां बनकर रह गए थे। ईरान के आसार कदीमा ने भी उनको बड़ी हद तक अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। ज़माने कदीम की यादगारों से उन्हें पहले भी उन्स था। वो जहाँ जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने तहजीब हाजरा ही के कारनामों से दिल न बहलाया था, बल्कि पुराने इंसानों की मेहनत और उनकी कारीगरी के नमूनों में भी अपना बतेरा वक्त सर्फ किया था। ईरान के आसार कदीमा तो फिर उन्हीं के असलाफ की यादगार थे। एक शाम जब वो ईरान के एक पुराने बादशाह के महलात के खंडरों से वापस आ रहे थे, उन्हें एक जगह पत्थरों के ढेर से एक इंसानी हाथ निकला हुआ नजर आया। उन्होंने घबराहट में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर न आया। वो सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। आखिर काफी गौर व फिक्र के बाद उन्होंने पत्थर हटाने शुरू किए। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद उनके सामने एक बेहोश आदमी पड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था। करीब एक पहाड़ी नाला बह रहा था। वो बेहोश आदमी को उठाकर उसके किनारे ले गए और फिर तकरीबन आध घंटे की जान फिशानियों के बाद उसे होश आ गया। ये तारिक था। उसने बताया कि अचानक एक पुरानी दीवार के गिर जाने की वजह से वो दब गया था। वो नवाब साहब को अपनी जाए रिहाइश पर ले गया। नवाब साहब को उसकी शख्सियत में एक अजीब तरह की कशिश महसूस हुई और वो उससे करीब होते गए। नवाब साहब ईरान से तुर्की जाने लगे तो तारिक भी उनके साथ था। इसके बाद दोनों साथ सयाहत करते रहे। तारिक की शख्सियत बहुत ही अजीब और गरीब थी। वो नस्लन अरब था, लेकिन दुनिया की कोई शायद ही ऐसी जुबान हो जो वो ना जानता हो। कई जबानों पर तो वो इतनी कुदरत रखता था कि उस जबान के बोलने वाले भी उसके लहजे में अजनबियत का जरा भी शायबा नहीं पाते थे। जब वो नवाब साहब से उर्दू में गुफ्तगू करने लगता तो वो यही महसूस करते थे वो यूपी का बाशिंदा हो। 2 साल के अरसे में नवाब साहब उसके बहुत ज्यादा गर्विदा हो गए थे। हिंदुस्तान आते वक्त उन्होंने उससे कहा कि वो किसी मौके पर हिंदुस्तान आकर कुछ दिनों नवाब साहब के साथ जरूर गुजारेगा। और इस वक्त वो उनके पाई बाग में बैठा उन्हें अपने सफर की दास्तानें सुना रहा था। उसकी गोद में एक नेवला बैठा ऊँग रहा था। ऐसा अजीब और गरीब नेवला कम अज कम नवाब साहब और उनके मुताल्लिकीन की नजरों से आज तक न गुजरा था। वो कद और लंबाई में हिंदुस्तानी बिल्ली से किसी तरह कम नहीं था। उसका रंग स्याह था और पीठ पर 3-4 लंबी लंबी धारियां थी। बड़ी सी गुंजान दुम कुर्सी से लटक रही थी। नवाब साहब की लड़की गजाला बहुत देर से बेचैन नजर आ रही थी। वो इस नेवले के बारे में उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी बातों का सिलसिला किसी तरह खत्म नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद गजाला ने महसूस किया कि जैसे वो बोलते बोलते थक गया हो। उसे खामोश पाते ही वो झट से बोल पड़ी, मैं इस नेवले के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तारिक मुस्कुरा कर बोला, मैंने आज तक इतना खौफनाक नेवला नहीं देखा। हाँ, ये कामयाब है और एशिया में तो इसका वजूद ही नहीं। मैंने इसे ब्राजील के जंगलों में पकड़ा था। ये उस वक्त बच्चा था। तो क्या ब्राजील में इस किस्म की नेवले होती हैं?
نہیں ایسا تو نہیں, یہ وہاں کی کمیاب ہے. طارق نے نیولے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, اس میں ایک بہت بڑی صفت ہے. وہ کیا؟ اسے کوئی چیز سنگھا کر اگر تم پاتال میں چھپاؤ تو یہ اسے ڈھونڈ نکالے گا. اچھا تو پھر ہمیں یہ تماشا آپ کب دکھائیں گے؟ غزالہ نے کہا. جب کہو. تو دیجیے میرا رومال, اسے سنگھائیے, میں اسے کہیں چھپاؤں. طارق نے ہنس کر رومال لے لیا اور نیولے کی ناک پر رکھ کر پھر غزالہ ہی کو واپس کر دیا. غزالہ کوٹھی کے اندر چلی گئی. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی. اچھی طرح چھپا دیا ہے نا؟ طارق ہنس کر بولا. خوب اچھی طرح. طارق نے نیولے کو زمین پر اتار دیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا, جارشی. نیولا دوڑتا ہوا کوٹھی کی طرف چلا گیا. سب لوگ متحیر ہو کر کوٹھی کی طرف دیکھ رہے تھے. چند منٹوں کے بعد وہ لوٹا. اس کے منہ میں غزالہ کا رومال تھا. ارے, سب کے منہ سے بیک وقت نکلا. طارق ہنسنے لگا. غزالہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی. میں اس رومال کو اپنی کتابوں کی الماری میں بند کر کے تالا لگائی تھی, وہ حیرت سے بولی. تالا اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا, طارق نے کہا, لیکن اس نے تمہاری خوبصورت الماری برباد کر دی. وہ کیسے؟ اس میں کم از کم اتنا بڑا سوراخ ضرور ہو گیا ہوگا جس میں سے یہ آسانی سے گزر سکے. اتنی جلدی اتنا بڑا سوراخ کر دینا ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. نواب صاحب بولے. الماری کے تختے زیادہ سے زیادہ 1.5 انچ موٹے ہوں گے, طارق بولا. یہ تو اچھے خاصے شہتیر منٹوں میں کاٹ کر رکھ دیتا ہے. آپ کی ہر چیز عجیب و غریب ہے, غزالہ نے حیرت سے کہا. طارق مسکرا کر خاموش ہو گیا. وہ لوگ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سارے باغ میں روشنی ہو گئی. غزالہ نے پلٹ کر دیکھا اور چیخ مار کر اچھل پڑی. پرانے اندھے کنویں سے انگاروں کا فوارہ سا چھوٹ پڑا تھا. شعلے کافی بلندی تک اٹھ رہے تھے. ایک عجیب قسم کے زناٹے دار آواز سے سارا باغ گونج رہا تھا. یہ کیا تھا؟ طارق جلدی سے بولا اور اس کے نیولے نے بھی اتنی بھیانک چیخ ماری کہ سب کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ سب کے سب پتھر کے بتوں کی طرح خاموش تھے. آہستہ آہستہ انگاروں کی بوچھاڑ کم ہوتی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر باغ کی فضا پر پہلا سا سکوت طاری ہو گیا. یہ کیا تماشا تھا؟ طارق نے سکوت توڑا. غزالہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. میں خود یہی سوچ رہا ہوں, نواب صاحب مردہ آواز میں بولے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے. کیا مطلب؟ طارق چونک کر بولا. میں نے والد صاحب مرحوم کی زبانی سنا تھا کہ ایک بار دادا مرحوم کے زمانے میں بھی اس کنویں سے انگارے نکلے تھے اور پھر خاندان میں پے در پے موتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. عجیب بات ہے, طارق اٹھتے ہوئے بولا. میں جا کر دیکھتا ہوں. نہیں نہیں, نواب صاحب نے اٹھ کر اسے روکتے ہوئے کہا. ادھر مت جاؤ. کیوں؟ معلوم نہیں کیا ہو. طارق ہنس کر آگے بڑھ گیا. اس کا نیولا ایک پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. ذرا ایک ٹارچ تو منگواؤ, اس نے کنویں میں جھانکتے ہوئے کہا. بھائی میں کہتا ہوں لوٹ آؤ, نواب صاحب چیخے. ٹارچ, طارق چیخا. اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی. نواب صاحب نے ایک نوکر سے ٹارچ منگوائی. رشید الزما یہاں آؤ, طارق ٹارچ کی روشنی کنویں میں ڈالتے ہوئے بولا. رشید الزما بادل و خواستہ آگے بڑھے. غزالہ نے بھی ان کے ساتھ جانا چاہا لیکن انہوں نے اسے روک دیا. وہ دیکھو کیا ہے, طارق نے کنویں میں جھانکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا. رشید الزما چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے. ان کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹ رہا تھا. کیا ہے ابا جان؟ غزالہ ان کی طرف بڑھتی ہوئی بولی. جاؤ جاؤ, نواب صاحب رشید الزما پلٹ کر چیخے. تم اندر جاؤ, جاؤ چلی جاؤ. نواب صاحب کا لہجہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ غزالہ بے اختیار کوٹھی کی طرف مڑ گئی. اب کیا کیا جائے؟ طارق بے چہنی سے ہاتھ ملتا ہوا بولا. میرے تو ہوش ٹھکانے نہیں. نواب صاحب کنویں کی جگہ کے قریب زمین پر بیٹھتے ہوئے بولے. آخر کیا معاملہ ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو کیا آپ کی یادداشت میں اس کنویں سے کبھی چنگاریاں نہیں نکلی؟ نہیں, نواب صاحب بولے. یہ والد صاحب کے بچپن کی بات ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ واقعہ دیکھا ہے؟ ہاں. نواب صاحب کے لہجے میں ناخوشگواری تھی. وہ اس وقت کسی قسم کے سوال و جواب کے موڈ میں نہ تھے. گوتم کوٹھی کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے شور کی آواز سنائی دی. ارے یہ کیا؟ طارق چونک کر بولا. نواب صاحب بھی متحیر ہو کر کوٹھی کی طرف دیکھ رہے تھے. شور لہجہ بلہجہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بے شمار گیدڑ, کتے, الو اور نامعلوم کون کون سے جانور بیک وقت چیخ رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ آدمیوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا. دونوں بے تحاشا کوٹھی کی طرف لپکے. اندر قدم رکھتے ہی انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ آوازیں در و دیوار سے نکل رہی ہوں. اس قدر شور تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. کوٹھی کے اندر سارے افراد کمروں میں بند ہو کر طرح طرح کی خوفزدہ آوازیں نکال رہے تھے. یہ اتنے جانور یہاں کیسے گھس آئے؟ طارق نے کہا. اس کا نیولا اچھل کر اس کے سینے سے چمٹ گیا تھا.
नवाब साहब इस तरह कांप रहे थे जैसे उन्हें रेशे की बीमारी हो गई हो। जानी क्या बात है? नवाब साहब हकलाते हुए बोले। तारिक एक एक कोना तलाश करता फिर रहा था, लेकिन चीखने वाले जानवरों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दवत नवाब साहब का अजीबुल खलकत सौतेला भाई उछलता कूदता हुआ आ गया। वो इन आवाजों को सुनकर वहशतनाक कहकह लगा रहा था। उसकी उम्र 40 से किसी तरह कम ना रही होगी, लेकिन उसने अपनी वज़ाक़ता बिल्कुल शीर ख्वार बच्चों की सी बना रखी थी। उसके हाथ में दूध पीने की शीशी थी। जब वो उछल कूद कर थक जाता तो शीशी का दूध चूसने लगता। उसके गले में एक पैड बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अक्सर सफाई पसंद माएं अपने बच्चों के गले में इसलिए बांध देती हैं ताकि उनके कपड़े मुंह से बहने वाली राल से महफूज रह सकें। भाई साहब तमाशा उलाए, तो तालियां बजाता हुआ तुतला तुतला कर बोला। चुप रहो, नवाब साहब चीख कर बोले। भाग जाओ यहाँ से। वो फिर शीरख्वार बच्चे की तरह सहम कर घुटनों के बल चलता हुआ एक कमरे में घुस गया। आहिस्ता आहिस्ता शोर कम होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सुकूत छा गया। तारिक और नवाब साहब हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हालांकि वो पुरस्कार शोर अब खत्म हो चुका था। कमरों में छुपे हुए लोगों में अब भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल आते। क्यों भाई तारिक, तुम ही कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? नवाब साहब बोले। तो क्या शोर भी पहले पहल? हाँ, नवाब साहब ने बात काटते हुए कहा। बिल्कुल पहले पहल। किसी खानदानी रिवायत से भी पता नहीं चलता कि इससे पहले भी कभी इस किस्म का हादसा पेश आया हो। तब तो वाकई हैरत की बात है। मगर अब क्या करना चाहिए? नवाब साहब ने इंतहाई परेशान कुन लहजे में कहा। कर ही क्या सकते हो? तारिक बोला। मुझे तो ये आसाबी खलल मालूम होता है। मगर वो कुआं? नवाब साहब ने दबी जबान से कहा। ऐसे मामलात में सब कुछ मुमकिन है, तो फिर पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। नवाब साहब हाथ मलते हुए बोले। पुलिस इस मामले में क्या कर सकती है? गजाला ने बैठी हुई सी आवाज में कहा। शोर खत्म होने के चंद लम्हों के बाद वो उन्हीं दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी। जाओ जाओ, तुम सो जाओ, नवाब साहब मुस्तरबाना अंदाज में बोले। क्या आज की रात किसी को नींद आ सकती है? गजाला ने कहा। क्यों नहीं, तारिक ने पुरइत्मीनान लहजे में कहा। कोई ऐसी खास बात नहीं। अच्छा, तो तुम यही गजाला के पास ठहरो, नवाब साहब ने तारिक से कहा। मैं थाने जाता हूँ। नहीं, आप किसी और को भेज दीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, गजाला ने कहा। आप बेकार थाने जा रहे हैं, पुलिस इस मामले में कुछ ना कर सकेगी। तारिक है तुम्हारे पास, डरने की कोई बात नहीं, मैं अभी फौरन वापस आता हूँ। तो किसी और को भेज दीजिए ना। तो तुम नहीं समझती, मेरे गए बगैर काम नहीं बनेगा, नवाब साहब ने कहा और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट होने की आवाज आई। आखिर बताते क्यों नहीं कि अब्बा जान थाने किस लिए गए हैं? गजाला ने तारिक से कहा। कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ, तारिक ने कहा। अगर कल भी यही हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम अपने कमरे में चलो। वो गजाला का बाजू पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसका नेवला अब उसके कांधे पर बैठा अपनी चमकीली आंखों से चारों तरफ देख रहा था। अब तुम लेटकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। तारिक उसे उसके पलंग पर बिठा कर खुद एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। नींद नहीं आएगी, गजाला ने कहा। आएगी कैसे नहीं, मैं अभी तुम्हें सुलाए देता हूँ। गजाला ने खौफजदा निगाहों से उसकी तरफ देखा। डरो नहीं, तारिक हंस कर बोला। मैं तुम्हें हिप्नोटाइज के जरिए सुला दूंगा। हो तो क्या हिप्नोटाइज कर सकती हैं? हाँ, लेट जाओ। हाँ, इस तरह ठीक। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। सो जाओ, तुम सोती जा रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। गजाला को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आंखों से बरकती लहरें निकलकर उसके जिस्म में सरायत करती जा रही हैं। जहन सुस्त होता जा रहा है, पलके भोजल, तारीकी, और अब उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आवाज बहुत दूर से आ रही हो। तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है, तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आवाज आनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो गहरी नींद सो गई थी। तारिक थोड़ी देर तक बैठा उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर बाहर चला आया। उसके माथे की रगें उभरी हुई थी। आंखों के करीब कनपटियों पर पड़ी हुई शिकने कह रही थी कि वो किसी गहरी सोच में है। कमरों में घुसे हुए लोग इस तरह सरगोशियां कर रहे थे जैसे वो तहखानों में दुबके हुए मुतवक्का बमबारी का इंतजार कर रहे हों। तारिक फिर पाई बाग में आ गया। वो थोड़ी देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुएं के करीब आ गया। उसके हाथ में दबी हुई टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। दबदन उसके होठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो फिर कोठी की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद नवाब साहब एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ वापस लौटे। कुएं में कई टॉर्चों की रोशनी बेवक्त पड़ी और नवाब साहब के मुंह से हैरत की चीख निकल गई। सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा।
तो क्या सचमुच मैं पागल हो जाऊंगा? नवाब साहब इस तरह बोले जैसे वो ख्वाब में बड़बड़ा रही हों। आपने तो कहा था, सब इंस्पेक्टर बोला। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, नवाब साहब बेचारगी के साथ बोले, और आप जो कुछ देख रहे हैं वो भी ठीक है। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा और नवाब साहब के चेहरे पर झल्लाहट के आसार पैदा हो गए। आपने तो फरमाया था औरत की लाश, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने गलत नहीं कहा था, नवाब साहब बोले। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे एक मेहमान ने भी देखी थी। इतनी देर में 2-3 नौकर भी आ गए थे। लाश का तस्करा सुनकर बुरी तरह कांपने लगे। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कई अजीब व गरीब बातों से वास्ता पड़ा था। जरा तारिक साहब को बुलाओ, नवाब साहब ने एक नौकर की तरफ देखकर कहा। तारिक को देखकर सब इंस्पेक्टर ने अजीब सा मुंह बनाया। तारिक से ज्यादा उसके सिया नेवले को घूर रहा था, जो अभी तक तारिक के कंधे पर बैठा हुआ था। आपने भी औरत की लाश देखी थी, नवाब साहब ने तारिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या बयान दूं, तारिक ने सब इंस्पेक्टर से कहा। क्यों? इसलिए कि मैंने नवाब साहब के जाने के बाद एक बार फिर इस कुएं में झांका था। इस बार मैंने औरत के बजाय मर्द की लाश देखी। अरे, नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला। जी हाँ, और अब वहाँ कुछ भी नहीं, नवाब साहब ने बेताबी से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, तारिक ने कहा और कुएं की तरफ बढ़ा। दूसरे ही लम्हे में उसकी टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। तारिक ने एक फलक शिगाफ कहका लगाया और सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। गजाला तुम्हें पहले ही मना कर रही थी, तारिक बोला। भला आसिबी मामले में पुलिस क्या कर सकती है? क्या इसी कुएं से चिंगारियां भी निकली थी? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, तब तो ये खुला हुआ मामला है, हम लोग भला इसमें क्या कर सकेंगे? और कुछ आवाज का भी तो आपने तस्करा किया था। जी हाँ, वो कोठी के अंदर से सुनाई दी थी, तारिक बोला। शायद मैं आपसे पहली बार शर्फ मुलाकात हासिल कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, सब इंस्पेक्टर अब तक नेवले को घूरे जा रहा था। ये मेरा पालतू नेवला है, बहुत ही अजीब और गरीब है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। अच्छा तो नवाब साहब, अब इजाजत चाहूंगा। क्या बताऊं भाई, मैंने खामखा तकलीफ दी, नवाब साहब ने हाथ मलते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं तो आपका खादिम हूँ। अलबत्ता इस बात का जरूर अफसोस है कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत न कर सकूंगा। पुलिस वाले नवाब साहब की कार पर रुखसत कर दिए गए। नवाब साहब, तारिक और चंद नौकर अभी तक कुएं के पास खड़े हुए थे। क्योंकि लाश के मुतालिक बातें नौकरों के सामने हुई थी, इसलिए चंद ही लम्हों में यह खबर सारी कोठी में फैल गई। भाई तारिक, मेरी अकल काम नहीं करती, नवाब साहब ने कहा। मैं खुद भी हैरत में हूँ, तारिक ने कहा। उसकी आंखों की पुरस्कार चमक दफतन पहले से ज्यादा बढ़ गई। एक बार मैं भी मिस्र में ऐसे ही हादसा से दो चार हुआ हूँ, तारिक फिर बोला। अगर वाकई ये आसिबी मामला है तो इससे किस तरह गुलो खुलासी हासिल हो सकेगी? निहायत आसानी से, तारिक बोला। क्या आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सकता जो बदरवा को भगाने का अमल जानता हो? नवाब साहब कुछ सोचने लगे। सख्त उलझन में हूँ, नवाब साहब बोले। भाई बात दरअसल ये है कि मैं इन चीजों का कायल नहीं, मगर वाकयात ऐसे पेश आए हैं कि कुछ कहने सुनने नहीं बन पड़ती। नहीं, आपको इन चीजों का कायल होना चाहिए क्योंकि बदरवा का वजूद है, तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतारते हुए कहा। उस रात के बाद से नवाब साहब की कोठी में रोजाना नई वारदातें होने लगी। तकरीबन हर रात को कुएं से चिंगारियां निकला करती थी और जानवरों की भयानक आवाजों से कोठी का चप्पा चप्पा गूंज उठता था। नवाब साहब के सौतेले भाई परवेज की हालत इस वक्त काबिले दीद होती थी। जैसे ही जानवरों की आवाजें सुनाई देती, वो उछल कूद मचा देता। बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि वो भी उन चीखने वाले जानवरों में से कोई एक है। तारिक का ख्याल था कि परवेज पर भी किसी बहुत बड़े जिन का साया है। बाज़ औकात तो वो यहाँ तक कह देता था कि खुद परवेज ही इन सारी मुसीबतों की वजह है, लेकिन नवाब साहब इस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। हर चंद के परवेज उनका सौतेला भाई था, लेकिन वो उसे बहुत अजीज रखते थे। वाकई उन्हीं का दिल गुर्दा था कि वो एक पागल आदमी की जा बेजा ख्वाहिशात का भी एहतराम करने से गुरेज ना करते थे। उन्होंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि वो जिस तरह चाहे जिंदगी बसर करे। इसके लिए 3 पहलवान मुलाजिम रखे गए थे जो उसे गोद में उठाए फिरा करते थे। वो शुरू ही से ऐसा न था, बल्कि आज से 8 साल कबल उसकी ये हालत हो गई थी। एक बार वो छत से गिर पड़ा। सर में कुछ ऐसी चोट आई कि अच्छी हो जाने पर भी दिमागी तवाजुन ठीक न हो सका। सेहतियाब हो जाने के बाद एक अरसे तक वो बोला ही नहीं, बस कभी कभी नौजायदा बच्चे की तरह सिर्फ गू गा कर लिया करता था। जिस तरह बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखते हैं, उसी तरह फिर से वो भी बोलना सीख रहा था। अब तकरीबन 8 साल गुजर जाने के बाद वो इस काबिल हुआ था कि टूटी फूटी जबान में तुतला तुतला कर दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। नवाब रशीदुज्जमान ने उसके इलाज में कोई दकीका ना उठा रखा था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक ना हुई।
پہلے حادثے کے بعد ہی دن بھر پرویز رات کی باتیں رکھتا رہتا تھا۔ وہ ہر کس و ناقص کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح ان واقعات کو دہراتا۔ دوسری رات جب اس نے کنویں سے چنگاریاں نکلتی دیکھی، اس وقت اس کی وہی کیفیت ہوئی جو کسی بچے کی آتش بازی دیکھ کر ہوتی ہے، اور پھر وہ تو ان تماشوں کے انتظار میں کافی رات گئے تک جاگتا رہتا تھا۔ اس کے سلسلے میں ایک بات اور قابل ذکر تھی، وہ یہ کہ وہ طارق اور اس کے نیولے سے بری طرح خائف رہا کرتا تھا۔ طارق کے سامنے وہ اسی طرح دم ساد لیتا تھا جیسے کوئی نٹکھٹ بچہ کسی بہت ہی غصہ ور بزرگ کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اس کے اس رویے کو بہت ہی تعجب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ محض اسی بنا پر گھر کے بھتیرے نوکروں کا خیال تھا کہ طارق ہی ان سب مصیبتوں کا باعث ہے، کیونکہ اس کے اپنے خیال کے مطابق پاگل اور شیرخوار بچوں کو بھوت پریت دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت تھی کہ ان واقعات کا ظہور اسی دن سے ہونا شروع ہوا تھا جس دن سے طارق نے کوٹھی میں قدم رکھا تھا۔ وہ طارق کو ایک بہت ہی ناپاک قسم کا جادوگر سمجھنے لگے تھے جس کے قبضے میں بدروحیں تھی۔ وہ سب کے سب طارق سے بری طرح خائف تھے اور اس سے نفرت کرنے لگے تھے، لیکن کوئی بھی کھل کر اپنی نفرت کا اظہار نہ کر پاتا تھا کہ وہ نواب صاحب کا معزز مہمان تھا۔ کس میں ہمت تھی کہ وہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا؟ کوٹھی میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کے متعلق قرب و جوار میں کافی شہرت ہو گئی تھی، اور نواب صاحب کا نوآمدہ مہمان بھی لوگوں کا خاص موضوع بحث بن کر رہ گیا تھا۔ بھتیرے لوگوں نے نواب صاحب کو رائے دی کہ وہ فی الحال کوٹھی چھوڑ کر کہیں اور سکونت اختیار کر لیں، لیکن انہوں نے منظور نہ کیا۔ ان کی مضبوطی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ابھی تک جمے ہوئے تھے، لیکن دوسروں کا استقلال زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا۔ ہوا یہ کہ اچانک ایک دن استبل میں نواب صاحب کا ایک پیش قیمت گھوڑا مردہ پایا گیا، دوسرے دن ایک اچھی نسل کا کتا، تیسرے دن ایک گائے مر گئی، اور پھر اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقریباً روزانہ کسی نہ کسی طرح کے پالتو جانور کی لاش ملتی۔ ان واقعات کے بعد کئی نوکر چپ چاپ وہاں سے کھسک گئے۔ انہیں غالباً یہ ڈر تھا کہ کہیں جانوروں کے بعد آدمیوں کا نمبر نہ آ جائے، لیکن نواب صاحب کا استقلال ابھی تک قائم تھا۔ اب انہیں بھی قریب قریب یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی آسیبی معاملہ ہے۔ کنویں کے اندر پائی جانے والی لاش کے متعلق انہوں نے بعد میں یہ سوچ کر تسلی دینی تھی کہ شاید وہ نظر کا دھوکہ ہو، لیکن جانوروں کی سلسلے وار موتیں کسی طرح نظر انداز نہ کی جا سکی۔ اس دوران میں بھتیرے عاملوں اور سادھو مہاتماؤں کی خدمت حاصل کی گئی کہ وہ کسی طرح کوٹھی پر قبضہ کر لینے والی بدروا کو بھگائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ طارق ابھی تک ان کا مہمان تھا۔ اس کی پرسرار شخصیت کی بنا پر نواب صاحب کو بھی اس پر کچھ شبہ ہونے لگا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح چلا جائے، لیکن وہ ٹلنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اکثر وہ نواب صاحب سے کہا کرتا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں جائے جب تک کہ نواب صاحب ان مصیبتوں سے گلو خلاصی نہ حاصل کر لیں گے۔ نواب صاحب نے دو ایک بار دبی زبان سے کہا بھی تھا کہ محض اس کی وجہ سے وہ تکلیف نہ اٹھائے، لیکن طارق پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شروع میں غزالہ کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کوئی آسیبی معاملہ ہے، لیکن عاملوں اور سادھوؤں کے تھک ہار جانے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسانی سازش کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس نے نواب صاحب سے بھی اس کا تذکرہ کیا اور بہت دیر تک اس کے امکانات پر بحث کرتی رہی، لیکن نواب صاحب نے اس کی باتیں ہنسی میں اڑا دی۔ آخر یہ چیزیں انسانی سازش کا نتیجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ نواب صاحب بولے، ایسے بتیرے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جنہیں معفوق الفطرت سمجھا گیا، لیکن بات کو ان میں انسانیت نظر آیا۔ وہ اور واقعات ہوں گے، بھلا کوئی انسان در و دیوار سے جانوروں کی آوازیں کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ فی الحال میں اس کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتی، لیکن یہ دعویٰ ہے کہ اس میں کسی آدمی کا ہاتھ ہے۔ کیا تمہارا اشارہ طارق کی طرف ہے؟ نواب صاحب بولے، میرا اشارہ اس کی طرف نہیں، غزالہ نے کہا، لیکن کیا ممکن نہیں کہ وہی ساری مصیبتوں کا باعث ہو؟ ہمیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ وہ رہنے والا کہاں کا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کئی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ میں نے اس کا ہپناٹزم والا واقعہ آپ سے بتایا تھا۔ کسی کی طرف سے خامخواہ بدگمان ہونا درست نہیں، نواب صاحب بولے۔ آپ بدگمانی کہہ رہے ہیں؟ غزالہ بولی، مجھے 100% یقین ہے۔ نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس معاملے میں فریدی صاحب کی مدد حاصل کی جائے۔ نواب صاحب کے کملائے ہوئے چہرے پر یک بیک شگفتگی آ گئی، لیکن پھر فوراً ہی اس پر ناامیدی کی گرد آلو تہیں چڑھ گئیں۔ بھلا فریدی اس معاملے میں کیا کر سکے گا؟ نواب صاحب نے کہا، خامخواہ سے بلانے سے کیا فائدہ؟ اگر وہ کچھ نہ کر سکی تو کم از کم کوئی معقول رائے ہی دے سکیں گے۔ مگر وہ آنے ہی کیوں لگا؟ آئیں گے کیوں نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آج کل وہ اور ان کا اسسٹنٹ 3 ماہ کی چھٹی پر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سے استدعا کروں گی تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ خیر کوشش کرو، اگر آ جائے تو اچھا ہی ہے،
लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो इस मामले में कोई मदद ना कर सकेगा। खैर अगर कुछ ना हो सका तो कम से कम इतना ही हो जाएगा कि अगर इसमें किसी आदमी का हाथ है तो वो कुछ दिनों के लिए अपनी हरकतें शायद छोड़ ही दे। आदमी का हाथ? नवाब साहब तंग आकर बोले, भला कोई आदमी दरो दीवार से जानवरों की आवाजें कैसे निकाल सकता है? और फिर ये कि आए दिन जानवरों की मौत क्या मायने रखती है? कुछ भी हो, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि फरीदी साहब इस मामले पर कुछ न कुछ रोशनी जरूर डालेंगे। नवाब साहब खामोश हो गए। तारीख रात अपने स्याह पर फैलाए आहिस्ता आहिस्ता मगरिब से मशरिक की तरफ तैर रही थी। तकरीबन 2 बज चुके थे। आज भी हस्बे दस्तूर कुएं से चिंगारियां निकली थी और जानवरों की आवाजें भी सुनाई दी थी। लेकिन इस कोठी के लोग कुछ इस तरह इन चीजों के आदी हो गए थे जैसे ये उनके लिए कोई बात ही न हो। वैसे उनके दिलों को एक खुटका लगा हुआ था कि देखें सुबह किसी जानवर की लाश से साका पड़ता है या आदमी की लाश से। नवाब साहब गजाला के कमरे से उठकर अपने कमरे में चले गए। गजाला ने सोने की कोशिश की लेकिन नींद न आ सकी। आखिरकार वो थक हार कर खिड़की के करीब आकर बैठ गई। उसके कमरे में नीले रंग का बल्ब रोशन था। कमरे की खामोश फजा, नीले रंग की बोझल रोशनी कुछ अजीब सी मालूम हो रही थी। गजाला जिस खिड़की के करीब बैठी थी उसका रुख बाग की तरफ था। वो बैठे बैठे दफतन चौंक पड़ी। एक तारीख साया आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तरफ रेंग रहा था। गजाला का दिल धड़कने लगा। उसका दिल चाहा कि वो शोर करके घर वालों को जगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोशी रही। वो इंसानी साया कुएं के करीब जाकर रुक गया। उसने अपने कंधे से कोई चीज उतारी और कुएं की जगत के करीब जाकर रुक गया। कुएं की जगत के करीब उगे हुए दरख्तों के तने से टेक लगाकर बैठ गया। फिर उसने कोई चीज कुएं में फेंकी। अब वो कुएं में सर लटकाए कुछ देख रहा था। दफतन टॉर्च की रोशनी में वो कुछ देखने लगा। करीब था कि गजाला के मुंह से चीख निकल जाए, लेकिन उसने बड़े जब्त से काम लिया। टॉर्च की रोशनी में उसे उस पुरसरार आदमी के चेहरे की हल्की सी झलक दिखाई दी। ये तारिक के अलावा और कोई न था। वो शायद दरख्त के तने से रस्सी बांधकर उसके सहारे कुएं में उतरने जा रहा था। गजाला बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका हलक बंद हो गया हो और अब वो कभी न बोल सकेगी। तारिक कुएं में उतर गया। गजाला महसूस कर रही थी जैसे उस पर आहिस्ता आहिस्ता गशी तारी हो रही हो। उसे तारिक की खौफनाक आंखें याद आ गई और इस वक्त वो कितनी भयानक हो गई थी जब वो उसे अमले तनवीन के जरिए सुलाने की कोशिश कर रहा था। गजाला की आंखें बोझल होने लगी। एक अजीब तरह की सनसनाहट उसे अपने सारे जिस्म में दौड़ती हुई महसूस होने लगी। जिस्म में जुम्बिश करने की भी सकत न रह गई थी। वो वहीं कुर्सी की पुश से टेक लगाकर गहरी नींद सो गई। न जाने वो कब तक इसी हाल में सोती रही। दफतन शोर की आवाज सुनकर वो जाग उठी। सुबह हो गई थी लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला था। मशरकी उफुक में सुर्खियां फूट चली थी। शोर की आवाज बाग की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की से देखा। कुएं के गिर्द लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गजाला झपट कर बाहर निकली। अभी वो चंद ही कदम गई होगी कि उसने देखा 2 नौकर परवेज को उठाए हुए कोठी की तरफ ला रहे थे। उनके पीछे नवाब साहब और तारिक थे। क्या हुआ? गजाला बेख्तियार बोली। न जाने कब से कुएं के करीब होश पड़ा था। नवाब साहब घबराहट की लहजे में बोले। दफतन गजाला को रात की बातें याद आ गईं। उसने तारिक की तरफ देखा। वो बेख्तियारी में कुछ कहने वाली थी कि तारिक ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाई। गजाला लरज गई। तारिक से आंखें मिलते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसकी जुबान पकड़ ली हो। उसके सारे जिस्म में थरथरी सी पैदा हो गई। उसकी बदलती हुई हालत का एहसास करीब करीब सबको हो गया। घबराओ नहीं, अभी ये होश में आ जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं। तारिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। यक बयक उसके जिस्म की थरथराहट हट गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक पत्थर की बुत की तरह साकित हो गई हो। हत्ता कि उसे अपने दिल की धड़कन पर भी शुबा होने लगा कि कहीं अचानक बंद तो नहीं हो गई। वो शाना जिस पर तारिक ने हाथ रखा था बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। तारिक के कंधे पर उसका अजीब और गरीब नेवला बैठा एक अखरोट कुतर रहा था। परवेज को एक सोफे पर लिटा दिया गया। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। वो होश में जरूर आ गया था लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो। फौरन ही एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसने इत्मीनान दिलाया कि कोई घबराने की बात नहीं है। चंद मामूली तदबीर इख्तियार करने पर वो बोलने के काबिल हो गया। परवेज मियां, नवाब साहब बोले, तुम कुएं के पास क्यों गए थे? तितली पकड़ ले। परवेज तुतला कर बोला। उसके पल्लू में चांद सितारे टिके हुए थे। या अल्लाह, इसके हाल पर रहम कर। नवाब साहब आप दीदा होकर बोले। मंगवा दीजिए भाईजान मेरी तितली। परवेज बच्चों की तरह ठनक कर बोला। हाँ हाँ मंगवा देंगे। तारिक मुस्कुरा कर बोला। तुम चुपचाप लेटे रहो।
तारिक की आवाज सुनकर गजाला ने नफरत से होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी आंखों से नफरत के बजाय खौफ झांक रहा था। उसने इंतहाई कोशिश की कि वो रात का वाकया बयान कर दे, लेकिन हिम्मत न पड़ी। मालूम नहीं वो कौन सी पुरस्कार ताकत थी जो हर बार उसकी जुबान रोक देती थी। अभी तक सब परवेज के सोफे के गिर्द खड़े थे। मेरी दूध पीने की छींची, परवेज अचानक उठकर बैठते हुए बोला। अभी मंगवा देता हूँ, नवाब साहब बोले। परवेज की दूध पीने की शीशी कुएं की जगत के करीब टूटी हुई पड़ी थी। तुम किस वक्त वहाँ गए थे? तारिक ने परवेज से पूछा। जब ताली बिल्ली पर ऊंट बैठा पानी पी रहा था, परवेज ने जवाब दिया। मालूम होता है रात इन्हें खबीस अरवा ने घेरा था, तारिक कुछ सोचते हुए बोला। एक गजाला, इसे यहाँ से हटा दो, परवेज ने अपनी आंखें बंद करते हुए गजाला से कहा। नहीं तो ये माल डालेगा। गजाला के रहे सहे शुबात भी परवेज के जुमले पर रफा हो गए और उसे पूरा यकीन हो गया कि इन शैतानी हरकतों में तारिक का हाथ है। जिस तरह वो एक अनजाने खौफ के मातहत इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकती, इसी तरह शायद परवेज भी डरता था। उसी दिन शाम को गजाला कुछ ऐसे इंतजामात में मशगूल नजर आई जैसे उसे सफर करना है। नवाब साहब के इस्तफसार पर उसने बताया कि वो अपने मामू के यहाँ शहर जा रही है। नवाब साहब ने इत्मीनान का सांस लिया। वो पहले ही से चाहते थे कि वो कुछ दिन के लिए किसी अजीज के यहाँ चली जाए। उन्होंने उससे भी कहा था, लेकिन वो उस पर तैयार न थी। गजाला 7 बजे शाम की गाड़ी से शहर रवाना हो गई। गजाला स्टेशन से टैक्सी करके फरीदी के घर पहुंची। फरीदी घर पर मौजूद नहीं था। सर्जन हमीद रेडियो पर पक्के गाने सुन रहा था। गजाला को देखकर उसने रेडियो बंद कर दिया और घबराहट में उसने उससे बैठने को भी ना कहा। आखिर वो खुद ही एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। क्या फरीदी साहब तशरीफ रखते हैं? कहीं गए हैं? शहर से बाहर? जी नहीं। कब तक लौटेंगे? ये बताना दुश्वार है। खैर मैं उनका इंतजार करूंगी। इसके बाद खामोशी छा गई। आपने रेडियो क्यों बंद कर दिया? गजाला मुस्कुराकर बोली। आपको पक्की गानों से बड़ी दिलचस्पी मालूम होती है। हाँ, कुछ यूं ही सी। हमीद ने दोबारा रेडियो की सुई घुमाते हुए कहा। क्या फरीदी साहब आजकल छुट्टी पर हैं? जी हाँ। और आप भी? जी। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद हमीद उठा। तो आप भी कहीं जा रहे हैं? जरा चाय के लिए कह दूं? तो तकलीफ क्यों कीजिए? तकलीफ की कोई बात नहीं। हमीद के चले जाने के बाद गजाला ने मेज पर रखी हुई किताबें उलटनी पलटनी शुरू कर दी। वो इस वक्त फरीदी की लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। यहाँ चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियां लगी हुई थी। लाइब्रेरी का कमरा फरीदी के अजायबात के कमरे से मिला हुआ था। दोनों के दरमियान सिर्फ एक दीवार हाइल थी। गजाला जिस मेज की किताबें देख रही थी वो इसी दीवार से मिली हुई थी। जैसे ही उसने रैक में लगी हुई किताब से किताब उठाई, उसे दीवार में एक बड़ा सा सुराख दिखाई दिया और साथ ही सांप के भिपकारने की आवाज आई। वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगी। आवाज फिर सुनाई दी। अब उसकी समझ में आया कि ये आवाज दूसरे कमरे से इस सुराख के जरिए आ रही है। उसने किताबें हटाकर बेख्तियार अपनी आंखें सुराख से लगा दी। दूसरे कमरे में एक बहुत ज्यादा ताकत वाला बल्ब रोशन था। फिपकार की आवाज सुनाई दी और गजाला बेख्तियार चीख कर पीछे हट गई। एक बड़ा सा काला सांप जमीन पर बिछे हुए कालीन पर रेंग रहा था। हमीद साहब, हमीद साहब, वो बेख्तियार चीखने लगी। क्या बात है? हमीद कमरे में बेतहाशा दाखिल होकर बोला। वो कमरे में सांप। गजाला हाँफती हुई बोली। हमीद हंसने लगा। मैं कसम खाकर कहती हूँ, आप खुद देख लीजिए। गजाला सुराख की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप झूठ कह रही हैं? हमीद मुस्कुराकर बोला। गजाला उसे हैरत से देखने लगी। वहाँ एक नहीं सैकड़ों हैं। जी? गजाला की हैरत और बढ़ गई। जी हाँ, वो फरीदी साहब का अजायब खाना है। इत्तफाक से इस वक्त इस कमरे की कुंजी उन्हीं के पास है, वरना मैं आपको वहाँ की सैर कराता। क्या उन्होंने सांप भी पाल रखे हैं? जी हाँ, सैकड़ों की तादाद में। गजाला खामोश हो गई। फरीदी की शख्सियत उसे तारिक की शख्सियत से भी अजीब मालूम होने लगी। वो अपने कंधे पर नेवला उठाए फिरता है। फरीदी साहब 9:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये इन सांपों के दूध पीने का वक्त होता है। दूध कौन पिलाता है उन्हें? गजाला ने पूछा। खुद फरीदी साहब। गजाला उसे फिर फटी फटी नजरों से देखने लगी। आइए दूसरे कमरे में चलकर बैठें। जैसे जैसे उनके खाने का वक्त करीब आता जाएगा, वैसे वैसे उनकी तमाशोगियां बढ़ती जाएंगी। हमीद ने दीवार के सुराख को किताबों से ढांकते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी से उठकर ड्राइंग रूम में चले आए। थोड़ी देर के बाद चाय आ गई। आपने खामखा तकलीफ की? गजाला बोली। तकलीफ? हमीद मुस्कुराकर बोला। आप भी कमाल करती हैं। उसने चाय बनाकर गजाला के आगे बढ़ा दी। बरामदे में कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। हमीद ने पलटकर देखा। उसकी महबूबा शनाज दरवाजे में खड़ी गजाला को घूर रही थी। हमीद भौंकला कर खड़ा हो गया। आओ आओ। शनाज अंदर आकर बैठ गई। चाय? हमीद ने उसकी तरफ प्याली बढ़ाते हुए कहा।
नहीं, पी के आई हूँ। शहनाज ने खुश्क लहजे में कहा। आपसे मिलिए, आप गजाला खानम हैं, आप शहनाज बानो। शहनाज और गजाला ने हाथ मिलाते हुए 2-4 रस्मी जुमले दोहराए और फिर खामोशी से एक दूसरे को देखने लगी। भाई चाय तो हर वक्त पी जा सकती है, हमीद ने शहनाज से कहा। जरूरी नहीं है कि मैं भी आपके उसूल पर अमल करूं। शहनाज ने इस अंदाज में कहा कि हमीद झप गया। अब उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसने महसूस कर लिया कि अगर शहनाज गजाला को देखकर किसी शुबे में मुब्तला हो गई है, ऐसी सूरत में उसे छेड़ना यकीनन खतरनाक बात थी। आप फरीदी साहब से मिलने आई हैं, हमीद ने कहा। हमीद के इस फजूल जुमले पर गजाला समझ गई कि हमीद शहनाज को मुतमईन करना चाहता है, लिहाजा वो खुद भी फरीदी के मुतालिक गुफ्तगू करने लगी। मालूम नहीं फरीदी साहब कब आएंगे, उनसे मेरा मिलना जरूरी है, गजाला बोली। शहनाज उसे मशकूक नजरों से देखने लगी। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी और फरीदी अंग्रेजी सुरों में सीटी बजाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अरे गजाला खानम, खैरियत? फरीदी ने दरवाजे में रुक कर कहा। सब लोग खड़े हो गए। कब आई? फरीदी ने गजाला से हाथ मिलाते हुए कहा। तकरीबन 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ, स्टेशन से उतरकर सीधी इधर ही आई हूँ। और हमीद साहब आपको महज चाय पर डाल रहे हैं, बैठिए बैठिए। फिर हमीद की तरफ मुड़कर बोला, अरे भाई खाने के लिए गए? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, अभी मुझे अपने एक अजीज के यहाँ जाना है। अजीज तो मैं भी हूँ, क्या नवाब साहब ने आपको नहीं बताया? फरीदी ने कहा। बताया था, लेकिन कुछ नहीं। फरीदी ने फिर हमीद की तरफ देख कर कहा। हमीद, खैर खा लूंगी, लेकिन पहले वो काम होना चाहिए जिसके लिए मैं आई हूँ। क्या बात है, कोई खास परेशानी? जी हाँ। बयान कीजिए। मैं आज जी, अभी आप कहीं से थकी हुए आ रहे हैं, जरा आराम कर लीजिए। फरीदी समझ गया कि वो शहनाज की मौजूदगी में कुछ कहते हुए हिचकिचाती है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाऊं, फरीदी ने उठते हुए कहा। गजाला भी खड़ी हो गई। इन्हें अजायब खाना जरूर दिखाइएगा, अभी आपकी लाइब्रेरी से एक सांप देखकर डर गई थी, हमीद ने कहा। अच्छा, फरीदी ने कहा। खैर आइए। दोनों ड्राइंग रूम से चले गए। तुमको इसे नाराज मालूम होती हो, हमीद ने शहनाज से कहा। नहीं तो फिर चाय क्यों नहीं पी? वाह ये अच्छी रही। यकीनन चाय अच्छी है, तुम पीकर तो देखो। छोड़िए, आप तो खामखा जुमलों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, शहनाज ने तंग आकर कहा। लेकिन आज तक किसी जुमले ने मुझसे इसकी शिकायत नहीं की, बस अब चल पड़ा चरखा, शहनाज मुंह बनाकर बोली। हमीद हंसने लगा। अच्छा ये बताइए कि आप वादा करने के बावजूद भी कल क्यों नहीं आए? शहनाज ने कहा। ये फरीदी साहब से पूछो, इनके चक्कर में पड़ने के बाद इससे निकलना मुश्किल होता है। आजकल कौन सा चक्कर है, छुट्टी पर है ना? जिस पर हर वक्त काम करने का भूत सवार रहता हो, उसके लिए कैसी छुट्टी और कैसी मशगूलियत। गजाला का इस वक्त आना मुझे परेशान कर रहा है। क्यों? कोई गैर मामूली बात। तो आपको किस बात की परेशानी है? परेशानी यूं है कि कहीं ये छुट्टियों का जमाना यूं ही बर्बाद ना हो जाए। अगर वो किसी मामले में फरीदी साहब से मदद लेने आई है तो फिर छुट्टियों का अल्लाह ही मालिक है। ये गजाला कौन है? दाराब नगर के जागीरदार नवाब रशीदुज्जमा की लड़की। फिर खामोशी छा गई। दरअसल मैं कहने आई हूँ कि परसों मेरी सालगिरह है। तो क्या खिलाओगी मुझे? लेमन ड्रॉप्स, शहनाज ने कहा और हंसने लगी। नहीं हम तो, वो शहनाज के गाल की तरफ इशारा करके बोला। आप शैतान हैं, शहनाज ने आहिस्ता से कहा और शर्मा कर सर झुका लिया। अच्छा जी, हम शैतान हैं? शहनाज ने सर हिला दिया। उसके होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल रही थी। जाओ नहीं बोलते, हमीद ने रूठ जाने की एक्टिंग की। इसके अलावा और कुछ भी आता है आपको? शहनाज बोली। गाना आता है, बजाना आता है, मगर शर्त यह है हाथ मेरे सर दूसरे का हो। तैरना आता है, फने शह सवारी का माहिर हूँ, बचपन में खुद ही घोड़ा बन जाता था। खाना पका नहीं सकता लेकिन खाना आता है। वालिद बुजुर्गवार अक्सर फरमाते हैं कि बस बस, शहनाज हाथ उठाकर बोली। फिर चल पड़ा चरखा। अच्छा इसे जाने दो, हमीद संजीदा होकर बोला। तुम फूलों से ज्यादा हसीन हो, कमल से ज्यादा नाजुक। तुम्हारी आवाज नहीं शहद की बूंद है। जब तुम मुस्कुराती हो तो कलियां खिल जाती हैं, जब चलती हो तो कयामत अपने गिरबान में मुंह डालकर खड़ी की खड़ी रह जाती है, और जब नहीं चलती हो तो कयामत अपना इरादा बदलकर वो बदलकर क्या करने लगती है जानती है? तुम नहीं जानती। अच्छा मेरी आंखों में देखो, क्या दिखाई देता है? कलियों का तबस्सुम, फूलों का निखार। शहनाज हमीद के लहजे की नकल उतारती हुई बोली। पत्तों की जवानी, बिजली की चमक, बादलों की गरज, वगैरह वगैरह। तब तो तुम जरूर अपनी आंखों का इलाज कराओ, हमीद मुस्कुरा कर बोला। मेरी आंखों में सिर्फ दीदे हैं, दीदे, क्या समझी? अपना सर, शहनाज झेप कर बोली। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि एक नौकर ने खाने की इत्तला दी। इंस्पेक्टर साहब और मेहमान खाने की मेज पर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो चली, शहनाज ने उठते हुए कहा।
वाह, चाय नहीं पी तो खाना भी न खाओगी? हमीद ने कहा। खाने की मेज पर ज्यादातर खामोशी ही रही। फरीदी किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर हमीद का माथा ठनका। फरीदी का इस तरह सोच में डूब जाना खास ही खास मौकों पर दिखाई देता था। खाना खा चुकने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर गजाला उठती हुई बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ, स्टेशन पर 3 बजे आप लोगों का इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा, फरीदी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा और बैठ गया। वो इस तरह सोच में डूबा हुआ था कि गजाला को रुखसत करने के लिए बरामदे तक भी ना गया। हमीद और शनाज उसे फाटक तक पहुंचाकर लौट आए। तो क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? शनाज ने फरीदी से पूछा। हाँ, एक जरूरी काम है। परसों मेरी सालगिरह है, मैं आप लोगों को मधु करने आई थी। मगर तुमने इस वक्त मधु किया जब मैंने एक दूसरे से वादा कर लिया, पहले ही क्यों ना बताया? मौका ही कहाँ मिल सका, शनाज ने कहा और हमीद की तरफ देखने लगी। ये भी मेरे साथ जा रहे हैं, फरीदी बोला। वापसी कब तक होगी? ये अभी नहीं बता सकता। शनाज थोड़ी देर मुंह लटकाए बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। हमीद को फरीदी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो शनाज के पीछे पीछे चलने लगा। भाई बताओ अब मैं क्या करूं? हमीद ने शनाज से कहा। शनाज कोई जवाब दिए बगैर सड़क पर बोली और हमीद लौट आया। एक बहुत दिलचस्प केस, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मुझे छुट्टियों पर इस किस्म की दिलचस्पियों से नफरत हो जाती है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। भगो नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, फरीदी ने कहा। हुक्म हाकिम मर्गी मफाजात, हमीद बेदिली से बोला। ये बात नहीं प्यारे, चलो बस मजा आ जाएगा, फरीदी उसका शाना थपकते हुए बोला। हमीद खामोश रहा। भाई तुम्हारे इश्क से तो मैं तंग आ गया हूँ, फरीदी ने कहा। खुदा करे आपको भी किसी से हो जाए, हमीद जल कर बोला। उसी दिन खुदकुशी कर लूंगा बरखुरदार, फरीदी अपने सीने पर हाथ मारकर बोला। तो थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए कि आपको इश्क हो गया। इस कदर आजिज आ गए मुझसे, फरीदी ने कहा। खैर जाकर अपना सामान दुरुस्त करो, हमें 3 बजे की गाड़ी से दराब नगर जाना है। हमीद खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया और फरीदी ने सिगार सुलगा कर टहलना शुरू कर दिया। गजाला दोनों का स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। फरीदी और हमीद वक्त पर पहुंच गए। उनका सामान एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पर रख दिया गया। ट्रेन पर गजाला ने फिर वही गुफ्तगू छेड़ दी। हमीद को इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि उसको तवन व करहन जाना पड़ रहा था। इसलिए उसने अपनी बेताल्लुकी जाहिर करने के लिए फरीदी से ये भी पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी कि आखिर दराब नगर जाने की क्या वजह है। लेकिन ट्रेन पर जब इसका तस्करा होने लगा तो उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई और वह खिलाफ आदत बशाश नजर आने लगा। उसकी फितरत भी अजीब थी। काम के मौके पर वो हमेशा ऐसी गुफ्तगू करने लगता था जैसे वो इंतहाई निकम्मा और कामचोर किस्म का आदमी है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं था। जब वो किसी काम में लग जाता था तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देता था। खतरनाक मौकों पर बज़ाहिर वो एक डरपोक किस्म का मस्खरा नजर आता था, लेकिन खुद उसकी दिल की गहराइयों में खौफ की एक नन्ही सी लहर भी न होती थी। फरीदी उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था और ये भी जानता था कि उससे किस तरह काम लिया जा सकता है। गजाला ने तारिक और उसकी अजीब और गरीब नेवले का जिक्र छेड़ रखा था। मालूम नहीं क्यों फरीदी की मौजूदगी में उसे तारिक की खौफनाक आंखें नहीं याद आईं। मैंने भी ऐसा नेवला आज तक नहीं देखा, हमीद ने कहा। यकीनन एक नायाब चीज है और भतेरी गैर मामूली खसूसियत का हामिल भी। ब्राजील के कदीम बाशिंदे उसे शाकी कहते हैं और बहुत अदब से उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वो उनका एक देवता है। एक खास त्योहार के मौके पर वो इसकी पूजा करते हैं। यकीनन तारिक को उसे हासिल करने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा होगा। फरीदी सिगार का कश लेकर खामोश हो गया। मेरा ख्याल है आप इस बारे में तारिक से भी ज्यादा जानते हैं, गजाला ने कहा। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। वो बदस्तूर अपने ख्यालात में खोया हुआ था। दफतन चौंक कर कहने लगा, क्या ये वही तारिक तो नहीं जो दुनिया की बहुत सी जुबानें जानता है? हाँ, लेकिन आप उसे जानते हैं। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें बदस्तूर ट्रेन के बाहर फैले हुए अंधेरे में घूर रही थी। हमीद अच्छी तरह जानता था कि फरीदी ऐसे मौके पर गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता जब वो किसी गहरी सोच में हो, इसलिए उसने गजाला को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वो उससे वाकयात की तफसील पूछता रहा। फरीदी फिर चौंका। हमीद, क्या तुम्हें धर्मपुर के जंगलों के भूत याद नहीं? याद है, लेकिन ये मामला इससे मुख्तलिफ मालूम होता है, हमीद ने कहा। क्यों? इसलिए कि हम ये सारे वाकयात शायद अपनी आंखों से देख सकें। भला दरो दीवार से जानवरों की आवाजें आना क्या मायने रखता है? और फिर जानवरों की मौतें, कुएं से चिंगारियों का निकलना तो खैर कोई ऐसी बात नहीं। सब कुछ मुमकिन है, फरीदी ने आहिस्ता से कहा और बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। जानवरों के बाद अब आदमियों का नंबर आया ही चाहता है, फरीदी ने सिगार का एक तवील कश लेकर कहा। गजाला बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? घबराइए नहीं,
آپ بالکل ٹھیک وقت پر میرے پاس پہنچی۔ فریدی نے کہا، نواب صاحب پرانے خیالات کے آدمی ہیں، ان کا ذہن بھوتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ کیا جانے کہ سائنسی دور میں ایک معمولی آدمی بھی اس قسم کے معجزے دکھا سکتا ہے۔ خیر یہ تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ سائنس کا کرشمہ ہے، البتہ یہ ضرور یقین رکھتی ہوں کہ اس میں کسی آدمی کا ہاتھ ہے جو اپنی پرسرار قوتوں سے کام لے رہا ہے۔ غالباً آپ کا اشارہ طارق کی طرف ہے، فریدی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ غزالہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس گفتگو کے بعد پھر خاموشی چھا گئی اور فریدی خلا میں گھورنے لگا۔ کچھ ملکجا سا سما تھا، ٹھنڈی ہوا کے فرحت انگیز جھونکے صبح کی آمد کا پیام دے رہے تھے۔ حمید اونگنے لگا تھا، غزالہ کی خوبصورت آنکھیں بھی نیند کے دباؤ سے بھوجل ہوتی جا رہی تھی۔ فریدی کے چہرے پر بس تازگی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ رات بھر سوتے رہنے کے بعد سورج نکلنے سے قبل اٹھ گیا ہو۔ تھکن کی ایک شکن بھی اس کی پیشانی پر نہ تھی، البتہ اس کی آنکھیں گہرے تفکر کا پتہ دے رہی تھی۔ تقریباً 6 بجے وہ لوگ دراب نگر پہنچ گئے۔ کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہوتے ہی غزالہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ پورٹیکو میں 2-3 کانسٹیبل کھڑے تھے اور کچھ اس قسم کی پریشان کن آوازیں دے رہی تھی سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ غزالہ فریدی اور حمید کو پیچھے چھوڑ کر بے تحاشا بھاگی۔ وہ دونوں ٹیکسی پر سے سامان اتروا ہی رہے تھے کہ غزالہ دوڑی ہوئی واپس آئی۔ لاش، لائبریری میں لاش، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ کس کی لاش؟ فریدی نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ابا جان کی پرائیویٹ سیکرٹری کی۔ آخر وہی ہوا جس کا کھٹکا تھا۔ فریدی نے سامان وہیں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ غزالہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیز قدموں سے کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ متعدد کمروں سے گزرتے ہوئے وہ لائبریری کے برآمدے میں پہنچے۔ یہاں گھر کے سارے نوکر اکٹھا تھے اور دونوں کو آتا دیکھ کر وہ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ لائبریری میں 2 سب انسپکٹر، 1 ہیڈ کانسٹیبل، طارق اور نواب صاحب کھڑے تھے۔ کھڑکی کے قریب رکھی ہوئی کرسی کے پاس ایک آدمی اس طرح پڑا تھا جیسے وہ اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے زمین پر لڑک گیا ہو۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک کرسی ہی پر تھا۔ ارے فریدی میاں، نواز صاحب بے ساختہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ بھائی ٹھیک وقت پر آئے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ معلوم نہیں، لیکن صبح مجھے ایک نوکر نے آ کر اس کی اطلاع دی۔ فریدی نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ میں کیا بتاؤں کہ میں کن مصیبتوں میں پھنس گیا، نواب صاحب نے کہا۔ مجھے غزالہ صاحبہ کی زبانی سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ تو کیا غزالہ تمہارے ہی پاس گئی تھی؟ نواب صاحب بولے۔ اس نے بڑی دانشمندی سے کام لیا، میری تو عقل ہی ماری گئی تھی۔ آپ کی تعریف؟ ایک سب انسپکٹر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ارے آپ انہیں نہیں جانتے؟ نواب صاحب نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ محکمہ سراغ رسانی کے انسپکٹر فریدی ہیں۔ اوہ! سب انسپکٹر نے فریدی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ تب تو پھر ہم لوگوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ آپ لوگ خواہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، فریدی نے کہا اور لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کوئی زخم نہیں، کوئی نشان نہیں، گردن بھی ہم نے بغور دیکھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ موت کیسے واقع ہوئی ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ ذرا میں بھی دیکھ لوں، فریدی نے لاش کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی دیر تک اپنے مہذب شیشے سے لاش کا معائنہ کرتا رہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، فریدی نے سب انسپکٹر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کوئی نشان نہیں۔ آپ نے ابھی تک کسی ڈاکٹر کو نہیں بلوایا؟ آ ہی رہا ہوگا، سب انسپکٹر بولا۔ کیا یہ رات میں باہر بیٹھا کرتا تھا؟ فریدی نے نواب صاحب سے پوچھا۔ نہیں، کل ہی میں نے اسے ایک کتاب تلاش کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا اور مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ کتاب تلاش کر کے اپنے کمرے میں آ گیا ہوگا۔ غالباً وہ اس کرسی پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا ہوگا، فریدی نے کہا۔ اور اچانک کوئی خوفناک چیز دیکھ کر دل کی حرکت بند ہو گئی، طارق نے کہا۔ فریدی اسے گھورنے لگا۔ اور وہ خوفناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ فریدی نے ایسے لہجے میں کہا کہ طارق گڑبڑا گیا۔ ابھی آپ ہی نے فرمایا ہے کہ آپ کو سب حالات معلوم ہو چکے ہیں، طارق نے اپنے نیولے کو کاندھے سے اتار کر گود میں لیتے ہوئے کہا۔ یہ شاکی آپ کو کہاں سے ملا؟ فریدی نے بے ساختہ پوچھا۔ اوہ! طارق نے چونک کر کہا۔ تو آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ ان دیوتا مہاراج کو کون نہ جانے گا؟ طارق فریدی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ آپ معائنہ کر سکتے ہیں، فریدی نے کہا۔ ہم لوگ دیکھ بھال کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر کافی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا۔ موت واقع ہوئے تقریباً 4 یا 5 گھنٹے ہو چکے ہیں، ڈاکٹر نے سر اٹھا کر کہا۔ موت کی وجہ؟ فریدی نے پوچھا۔ اچانک قلب کی حرکت بند ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا۔ دیکھا آپ نے؟ طارق بے ساختہ بولا۔ کیا دل کی کسی بیماری میں مبتلا تھا؟ فریدی نے طارق کی بات کو نظر انداز کر کے نواب صاحب سے پوچھا۔ ہاں، اسے عرصے سے اختلاج قلب کی تکلیف تھی۔ تب تو میرے خیال سے ہمیں واپس ہی چلنا چاہیے، سب انسپکٹر بولا۔ ٹھہریے، ابھی شبہات رفع نہیں ہوئے، فریدی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ نواب صاحب، کیا یہاں روز رات کو کوئی بیٹھا کرتا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔
मैं खुद बिला नागा 2-3 घंटे यहाँ बैठकर पढ़ता हूँ। ठीक। फरीदी ने मेज पर पड़ी हुई कश्ती नुमा टोपी उठाते हुए कहा, ये गालिबन इसी की टोपी है। नहीं, मेरी है। आपकी? वो खिड़की के बाहर देखते हुए बोला। हाँ, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? नवाब साहब हैरत से बोले। आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? फरीदी ने अचानक पूछा। कोई नहीं। नवाब साहब अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए झेपते हुए बोले, माफ कीजिएगा, एक बहुत जरूरी सवाल था। फरीदी ने मेज पर टोपी रखते हुए कहा। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे उसने दूसरों की मौजूदगी को कतई फरामोश कर दिया हो। फरीदी की आंखें दबे हुए जोश का इजहार कर रही थी। एक बार रुक कर उसने सिगार सुलगाया और 2-3 लंबे लंबे कश लेने के बाद फिर टहलने लगा। खिड़की के करीब जाकर उसने इधर उधर देखा और नवाब रशीदुज्जमा के सामने खड़े होकर उन्हें घूरने लगा। एक बात समझ में आती है कि वो इतनी रात गए तक किताब क्यों ढूंढता रहा। क्या इसके बारे में आपका कोई सख्त हुक्म था? बिल्कुल नहीं, नवाब साहब बोले। मैंने उससे शाम को कहा था कि किसी वक्त किताब ढूंढ लेगा। मैंने उससे ये नहीं कहा था कि वो रात ही को ढूंढ लेगा। क्या आप कल हस्बे दस्तूर यहाँ आए थे? नहीं, जब से वाकयात रूनुमा होने शुरू हुए हैं मैंने रात में यहाँ बैठना करीब करीब तर्क कर दिया है। अगर कभी आता भी हूँ तो 10 बजे से पहले पहले उठ जाता हूँ। कल रात आए थे या नहीं? कल शाम ही से मेरी तबीयत भारी थी, इसलिए मैंने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। ठीक, फरीदी ने कहा और टहलने लगा। आप बेकार परेशान हो रहे हैं, ये खुला हुआ आसिबी मामला है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। फरीदी ने उसे हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। पुलिस वाले मुस्कुराकर रह गए। सिर्फ हमीद और गजाला खामोशी के साथ फरीदी की लहजा बलहजा बदलती हुई हालत का जायजा ले रहे थे। तारिक के होंठों पर उसकी पुरस्कार मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। फरीदी खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ देर तक कुछ सोचता रहा, फिर नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं? हाँ, करीब करीब हमेशा। नवाब साहब ने सर हिला दिया। वो फरीदी के उल्टे सीधे सवालात से कुछ उकताए हुए से नजर आ रहे थे। एक बात और, क्या आप पढ़ते वक्त एक बार पानी पीने के आदी हैं? हाँ, नवाब साहब हैरत से बोले। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अभी बताता हूँ। फरीदी ने एक बार फिर खिड़की के करीब जाते हुए कहा। उसने खिड़की से बाहर सर निकाल कर इधर उधर देखा और नवाब साहब के पास लौट आया। आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। हाँ, कहो। जरा 2 मिनट के लिए उस कुर्सी पर बैठ जाइए। फरीदी ने उस लाश के करीब वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब हैरत से उसका मुंह तकने लगे। उम्मीद है आप बुरा न मानेंगे, लेकिन ये जरूरी है। नवाब साहब कुर्सी पर बैठ गए। और अब ये टोपी पहन लीजिए। फरीदी ने मेज पर पड़ी हुई टोपी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। नवाब साहब भी खफीफ हुए, लेकिन फरीदी की कड़ी नजरों ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक बार फिर संजीदगी फैला दी। नवाब साहब ने टोपी पहन ली। मैं 1 मिनट आया। फरीदी ने हमीद का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी की पुष्ट पर आकर खड़े हो गए। देख रहे हो हमीद? फरीदी ने कहा। खिड़की से सिर्फ नवाब साहब की टोपी दिखाई दे रही है और उनकी पीठ हमारी तरफ है, और इस खिड़की की ऊंचाई भी तुम देख रहे हो। तो क्या? हमीद की आंखों से हैरत की झलकियां दिखाई दी। तुम यहीं ठहरो और इनका ख्याल रखना। फरीदी ने खिड़की के नीचे पड़े हुए एक टूटी हुई सुराही के ठेकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमीद उसे हैरत से देखने लगा। इन पर कड़ी नजर रखना, कोई इन्हें छूने न पाए, फरीदी ने कहा और लाइब्रेरी में चला गया। नवाब साहब उसकी तरफ देखने लगे। अब उठ जाइए, यहाँ का काम खत्म हो गया, फरीदी ने कहा। नवाब साहब उठ गए। हर एक की हैरत ज़दा निगाहें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी। अब अगर आप लोग एक दिलचस्प तमाशा देखना चाहें तो मेरे साथ आइए, फरीदी हेड कांस्टेबल की तरफ मुड़कर बोला। दीवान जी, आप यही लाश के पास ठहरिए। हेड कांस्टेबल के अलावा और सब लोग फरीदी के साथ लाइब्रेरी की पुष्ट पर आ गए। हमीद अभी तक खड़ा ठेकरों की निगरानी कर रहा था। फरीदी ने इधर उधर देखा। एक कमरे की खिड़की में लटके हुए पीतल के बड़े से हल्के में एक सफेद रंग का भारी भरकम तोता बैठा हो रहा था। उसके एक पैर में सुनहरे रंग की एक सुबक सी जंजीर पड़ी हुई थी। जंजीर का दूसरा सिरा हल्के में लटका हुआ था। बहुत खूबसूरत तोता है, फरीदी ने उसे तारीफी निगाहों से देखते हुए कहा। नवाब साहब उसका मुंह देखने लगे। क्या आप इसे यहाँ मंगवा सकते हैं? फरीदी ने नवाब साहब से कहा। नहीं, नवाब साहब ने कहा, लेकिन उनकी नजरों में हकारत की झलकियां दिखाई दे रही थी। फरीदी ने इसे महसूस किया, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। नवाब साहब के इशारे पर एक नौकर तोते को खिड़की से उतार लाया। फरीदी खिड़की के नीचे पड़े हुए ठेकरों की तरफ बढ़ा। एक बड़ा सा ठेकरा जिसमें थोड़ा सा पानी था उठाकर तोते से करीब लाया और इसकी चोंच से लगा दिया। तोता पानी पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा था कि तारिक का नेवला उछलकर फरीदी के हाथ पर आ रहा। ठेकरा उसके हाथ से छूट गया। फरीदी ने मुस्कुराकर तारिक की तरफ देखा। मुझे अफसोस है जनाब, तारिक ने माजरत करते हुए नेवले को पकड़ लिया। खेल वाकई में दिलचस्प है।
नवाब साहब तंजिया अंदाज में बोले। देखते जाइए, असल खेल तो अभी शुरू ही होना है। फरीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा। नवाब साहब का तंजिया अंदाज बदस्तूर कायम रहा। जरा खाली बोतल मंगवाइए, फरीदी ने नवाब साहब से कहा। फरीदी ने तोते का हल्का अपने हाथों में ले लिया। उसकी तेज निगाहें तोते का गहरा जायजा ले रही थी। हमीद, बकिया ठेकरों का पानी एहतियात से इस बोतल में डाल लो, फरीदी ने बोतल नौकर के हाथ से लेकर हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हरचंद के मामलात बहुतों की समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन हर एक की नजर तोते की तरफ लगी हुई थी। यकबैक तोते ने पर फड़फड़ाने शुरू किए और देखते ही देखते हल्के से लुढ़क कर जंजीर में झूल गया। अरे, नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला और उन्होंने झपट कर हल्का फरीदी के हाथ से ले लिया। अरे, ये तो मर गया। नवाब साहब की आंखें हैरत से फटी हुई थी। फरीदी उनकी बात सुनी अनसुनी करके सब इंस्पेक्टर पुलिस की तरफ मुड़ा। दरोगा जी, आप सेक्रेटरी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा सकते हैं और साथ ही साथ ये मुर्दा तोता भी। तो क्या सब इंस्पेक्टर इसके आगे ना कह सका। जी हाँ, जिस जहर ने तोते की जान ली वही सेक्रेटरी की मौत का बाइस है, फरीदी ने पुरसुकून लहजे में कहा। जहर? नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला। जनाबे वाला, फरीदी ने कदरे झुकते हुए कहा। और ये भी वाज़ेह रहे कि जहर देने वाले का निशाना खुद आप थे। वो तो ये कहिए कि सेक्रेटरी की कदा आई थी। मैं? नवाब साहब चौंक कर बोले। जी हाँ, मगर कैसे? बहुत ही मामूली बात है, आइए लाइब्रेरी में चलकर आपको समझाऊं। फरीदी ने तारिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। सब लोग फिर लाइब्रेरी में चले आए। फरीदी की गुफ्तगू सुनकर गजाला की हालत गैर हो रही थी। सेक्रेटरी की मौत का बायस गालिबन आपकी टोपी है, फरीदी ने कहा। तुम पहलियां भिजवा रहे हो, जो कुछ कहना हो साफ साफ कहो, नवाब साहब ने उकता कर कहा। मैं इख्तिलाजे कल्ब का मरीज हूँ। ठहरिए, अभी आपने मुझे बताया है कि आप कोई तेल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जरा इस टोपी का अंदरूनी हिस्सा सुनिए, फरीदी ने टोपी नवाब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने टोपी को लेकर सूंघा और सर हिलाने लगे। ऐसी ही खुशबू उसके सर में भी मौजूद है, फरीदी ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। रात पड़ते वक्त शायद इसने आपकी टोपी पहन ली थी। मैंने आपको ये टोपी पहनकर इस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था। बाहर जाकर देखा तो उधर से सिर्फ आपका सर नजर आ रहा था और पुश्त मेरी तरफ थी। जहर देने वाला समझा शायद आप ही लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे पढ़ते वक्त बार बार पानी के मुतालिक पूछा था। मेरा ख्याल सही निकला। मैं इस खिड़की पर बेशुमार दायरे देखकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि यहाँ सुराही रखी जाती है और ये दायरे इसकी भीगी पेंदी के निशानात के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकते। कातिल शायद आपकी इस आदत से वाकिफ था। उसने पीछे ही से हाथ बढ़ाकर यहाँ रखी हुई सुराही में जहर डाल दिया। ये तो आपने देखा ही है जहर कितना ज़ूद असर साबित हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में तोते की जान निकल गई। आपका सेक्रेटरी भी गालिबन कसरत से सिगरेट पीता था, जैसा कि मेज पर रखे हुए एस्ट्रे से जाहिर होता है, और गर्मियों में सिगरेट पीने के बाद प्यास जरूर मालूम होती है। मरूम ने सुराही का पानी पिया और फिर तो आप जानते ही हैं, कातिल बाद में अपनी हरकत का नतीजा देखने आया और जल्दी में सुराही को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। उसकी ये जल्दी और भौखलाहट किसी गलती के अचानक एहसास ही का नतीजा हो सकती है। उसने ये भी ना सोचा कि सुराही के टूटने की आवाज सुनकर करीब के लोग जाग भी सकते हैं। फरीदी रुककर सिगार सुलगाने लगा। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि मरने वाला इस वक्त भी ये टोपी पहने हुए था जब जहर देने वाले ने बाहर से देखा, सब इंस्पेक्टर ने कहा। इसके मुताल्लिक वसूस से मैं नहीं कह सकता, फरीदी ने कहा। ये मेरा अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है। बहरहाल नवाब साहब को एहतियात से काम लेना चाहिए। एक सेक्रेटरी की जान लेने के लिए इतनी उधम मचाने की क्या जरूरत हो सकती है? उधम से क्या मतलब? नवाब साहब बोले। जानवरों की मौतें, वहशी दरिंदों की आवाजें और आग उगलता हुआ कुआं, फरीदी ने कहा और सामने की दीवार पर नजरें गाड़ दी। वो कुछ सोच रहा था। तारिक अपने नेगले को कंधे पर बिठाए बेताबाना टहल रहा था। गजाला के चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अनकरीब बेहोश होने वाली है। दरोगा जी, इस बोतल को सील कर दीजिए, फरीदी ने बोतल हमीद के हाथ से लेकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसी बोतल में हमीद ने टूटी हुई सुराही के ठेकरों का पानी जमा किया था। फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़ा। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतनी रात गए तक वो लाइब्रेरी में बैठा क्या कर रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2-2:30 बजे इसकी मौत वाक़ई हुई। क्या वो आपके घर में पेश आने वाले वाक़यात से खौफ नहीं था? मेरा ख्याल है कि यहाँ रात को तो कोई अपने पलंग से उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकता होगा। तुम्हारा ख्याल कतई दुरुस्त है, नवाब साहब बोले। फरीदी फिर ख्यालात में डूब गया। गजाला का दिल चाह रहा था कि वो बता दे कि उसने एक आदमी को एक रात कुएं में उतरते देखा था, लेकिन तारिक सामने ही खड़ा था
उससे आंखें मिलते ही उसे अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस होने लगा। उसने ये बात फरीदी को भी ना बताई थी। न जाने क्यों उसका ख्याल आते ही वो खौफ से लरजने लगती थी। उसने उस वक्त तारिक के नेवले को फरीदी के हाथ से ठेकरा गिराते भी देखा था। इस चीज ने उसके शुभात को और ज्यादा तकवीत दे दी थी। फरीदी ख्यालात में डूबा हुआ टहल रहा था। दवतन सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर बोला, दरोगा जी, मेरे ख्याल से अब लाश उठवाने का इंतजाम किया जाए। बहरहाल अब आपको दूसरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। फरीदी साहब, दर हकीकत आप जादूगर हैं, सब इंस्पेक्टर बोला। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। सब इंस्पेक्टर लाश उठवाने का इंतजाम करने लगा। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में सिर्फ हमीद, फरीदी, गजाला, नवाब साहब और तारिक रह गए। फरीदी अभी तक ख्यालात में खोया हुआ था। टहलते टहलते वो किताबों की अलमारियों का जायजा लेने लगा। आपकी लाइब्रेरी बहुत शानदार है, वो नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप नाश्ता कब करेंगे? गजाला ने कहा। हाँ भाई, 9 बज गए, नवाब साहब ने चौंक कर कहा। अगर नाश्ता यहीं मंगवा लें तो बेहतर है, फरीदी ने कहा। गजाला उठकर बाहर चली गई। फरीदी टहलता हुआ फिर खिड़की के पास आ गया। ये क्या तमाशा है? वो बाहर देखते हुए चौंक कर बोला। नवाब साहब और हमीद खिड़की के करीब आ गए। नवाब साहब का सौतेला भाई परवेज एक पहलवान की गोद में चढ़ा हुआ दूध दानी से दूध पी रहा था और साथ ही साथ तुतला तुतला कर कुछ कहता भी जा रहा था। ये तमाशा नहीं, मेरी बदनसीबी है, नवाब साहब सर्द आह भर कर बोले। क्या मतलब? मेरा छोटा भाई परवेज, तकरीबन 8 साल हुए सर में चोट लगने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। कभी मुझे इस पर फख्र था, आज भी जब मैं इसकी लाइब्रेरी में जाता हूँ तो बेख्तियार आंसू निकल आते हैं। इतना काबिल और पढ़ा लिखा और इसका ये अंजाम। बर्लिन यूनिवर्सिटी से इसने फलसफे में डॉक्टरेट ली थी, अब बिल्कुल बच्चों की तरह जिंदगी बसर करता है। फरीदी बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। अचानक हमीद बेख्तियार हंसने लगा। परवेज पहलवान की गोद से उतरकर एक तितली के पीछे घुटनों के बल दौड़ने लगा था। हमीद के इस हंसने पर फरीदी ने उसे घूर कर देखा। वो नहीं चाहता था कि नवाब साहब की दिल शिकनी हो। आपने इन्हें किसी साइको एनालिस्ट को नहीं दिखाया? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा। सब कुछ करके थक हार गया हूँ। वाकई बड़ी अफसोसनाक बात है, फरीदी ने कहा और इसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते का सामान आ गया। सब लोग एक बड़ी मेज के गिर्द बैठ गए। समझ में नहीं आता कि जहर किसने दिया। नवाब साहब बोले। परेशान होने की जरूरत नहीं, फरीदी ने कहा, लेकिन एहतियात जरूरी है। आप और गजाला काफी मोहतात रहिए। मुझे 100% यकीन है कि यह हमला आप ही पर हुआ था। आखिर क्यों, और वो कौन हो सकता है? नवाब साहब बेचैनी से बोले। वही जिसने ये सब स्वांग रचाया है। इस ख्याल में आ रही है कि ये कोई आसिबी खलल है। गजाला ने जिस वक्त जानवरों की मौत के मुतालिक बताया था, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि अब किसी आदमी का नंबर आने वाला है। नवाब साहब हैरत ज़दा नजरों से फरीदी की तरफ देखने लगे। जनाबे वाला, आपका नेवला मुझे पसंद है, फरीदी तारिक से बोला। शुक्रिया, तारिक मुस्कुरा कर बोला। जिस वक्त ये उछला था मुझे यकीन हो गया था कि जरूर इस पानी में जहर मिला हुआ है। मैं आपका मतलब नहीं समझा, तारिक चौंक कर बोला। इसकी इसी खुसूसियत पर शेदादा कबीले के लोग इसे देवता समझते हैं, फरीदी सिगार सुलगाता हुआ बोला। इस किस्म के खतरात की बू सूंघ लेना इसकी एक अदना खुसूसियत है। क्या आप कभी ब्राजील गए हैं? तारिक बोला। हाँ, एक जमाने में मुझे पुराने रफीनों की तलाश का खत था, फरीदी ने कहा। अच्छा, तारिक दिलचस्पी जाहिर करते हुए बोला। इसी सिलसिले में ब्राजील भी जाना हुआ था, फरीदी लापरवाही के साथ बोला। लेकिन अफसोस है कि मानाउस से 100 मील भी आगे न जा सका। मानाउस, मानाउस, तारिक बेचैनी से बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मानाउस से 100 मील के फासले पर मगरिब की तरफ दरिया अमेज़न के उत्तरी किनारे पर स्याह पहाड़ियों का सिलसिला, जहां मगर ये सब क्यों लग रहा हूँ? कोई हर्ज नहीं, मैं काफी दिलचस्पी ले रहा हूँ, तारिक ने नेवले को कंधे से उतार कर गोद में बिठाते हुए कहा। फिर किसी वक्त तफसील से बताऊंगा। क्या आपको भी दफीने से दिलचस्पी है? नहीं, कोई ऐसी खास दिलचस्पी तो नहीं, अलबत्ता मुझे सयाहत का जरूर शौक है, तारिक ने कहा। खैर, ये शौक भी बुरा नहीं, फरीदी ने नवाब साहब की तरफ अचानक मुड़ते हुए कहा। मैं आपके मरहूम सेक्रेटरी के मुतालिक कुछ मालूमात बहम पहुंचाना चाहता हूँ। इस किस्म की मालूमात? नवाब साहब ने पूछा। पहली बात यह कि वो आपके यहाँ कितने दिन से मुलाजिम था? उसकी परवरिश इस घर में हुई थी? उसका कोई अजीज? कोई नहीं, कहत के जमाने में खरीदा गया था। उस वक्त इसकी उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं थी। फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा। उसका कोई दुश्मन? मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, क्योंकि वो एक इंतहाई खुश इखलाक और बेहतर आदमी था। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ा करता था? ये बताना दुश्वार है। आपने कौन सी किताब ढूंढने के लिए इसे भेजा था? एक कलमी नुस्खा जो इसी इमारत के मुतालिक था। फरीदी यकबयक उछल पड़ा। इस इमारत के मुतालिक? क्या आपने उसे पढ़ा था?
हाँ, एक बार 2 सफात पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। कोई खास बात थी इसमें? जाहिर है कि अगर कोई खास बात होती तो 2 ही 1 सफ़े पढ़कर क्यों रह जाता? ओ, खास बात जरूर थी, मगर खैर ये बताइए कि अचानक आपको उसे तलाश करने की कौन सी जरूरत पेश आ गई? फरीदी ने कहा। नवाब साहब फिर कुछ उकताए हुए से नजर आने लगे। इन सवालात का हादसे से क्या ताल्लुक? नवाब साहब ने कहा। बहुत बड़ा ताल्लुक है। बज़ाहिर मेरे सवालात आपको बेताल्लुक, बेरब्त और गैर मुताल्लिक मालूम हो रहे हैं, लेकिन मेरा तरीक़ेकार कुछ इसी किस्म का है। मैंने उस किताब का तस्करा तारिक से यूं ही दौरान गुफ्तगू में किया था। उन्होंने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसे क्यों देखना चाहते थे? फरीदी अचानक तारिक की तरफ मुड़कर बोला। बात यह कि मुझे पुरानी इमारतों से दिलचस्पी है, तारिक ने जवाब दिया। मैंने सोचा मुमकिन है इसमें कोई बात मेरी मालूमात में इजाफा करने वाली हो। वो कितनी पुरानी होगी? फरीदी ने कहा। ठहरो, मैं अभी देखता हूँ, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। बेकार, फरीदी ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो अब यहाँ मौजूद नहीं। क्या मतलब? मेरा ख्याल गलत था, फरीदी ने कहा। दरअसल वो किताब ही आपके सेक्रेटरी की मौत का बायस बनी है। फरीदी तारिक की तरफ देखने लगा। वो फरीदी को घूर रहा था। आंखें मिलते ही वो दूसरी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आप कह रहे थे कि वो किताब इसी इमारत के मुताल्लिक थी। फरीदी ने नवाज साहब के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या आप अंदाजन भी उसकी तारीख मुझे नहीं बता सकते? वो किताब 300 साल से किसी तरह कम पुरानी ना रही होगी, नवाब साहब बोले। 300 साल? फरीदी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। मगर ये इमारत तो जदीद तर्ज की है। जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं इसे बने हुए ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा। पुरानी इमारत तो कभी की खत्म हो चुकी। उसके कुछ खंडरात अभी तक पिछले हिस्से में बाकी हैं। ओ, तब तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेक्रेटरी की मौत किताब ही की वजह से वाक़ई हुई है। मगर कैसे? नवाब साहब बेचैनी से बोले। उस किताब में उस इमारत के मुताल्लिक कोई गहरा राज तहरीर था, फरीदी ने कहा। यही वजह है कि वो निडर होकर रात के इस हिस्से में भी लाइब्रेरी में बैठा रहा, जबकि दूसरे अपनी कमरों से निकलने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त और कौन कौन मौजूद था जब आपने उसे किताब तलाश करने की हिदायत दी थी? गालिबन मेरे और तारिक के अलावा और कोई भी नहीं था। फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा। मगर वो राज क्या हो सकता है? वो राज, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। अगर वो राज आपको मालूम हो जाता तो आपके घर में होने वाले वाकयात आपकी नजरों में खेल कूद से ज्यादा हैसियत न रखते। यानी? अभी फिलहाल मैं इस चीज पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, ये सब हकीकतन खेल तमाशे से ज्यादा वक्त नहीं रखता। नवाब साहब खामोश हो गए, लेकिन उनकी बेचैनी आंखों से जाहिर हो रही थी। चलिए मैं आप लोगों को आपकी कमरे दिखा दूं, गजाला ने उठते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। नवाब साहब भी उठते हुए बोले। अब ये सब आप मुझे समझने दीजिए, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तुम्हारी जात से ऐसी ही उम्मीद है, खुदा हमारी परेशानियां दूर करे, नवाब साहब ने कहा और बाहर चले गए। सेक्रेटरी की मौत की वजह से सारी कोठी पर एक अजीब किस्म का मातमी सुकूत तारी था। लोग इस तरह चल फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी के जाग उठने का खौफ हो। अलबत्ता कभी कभी परवेज के बचकाना कहके इस सुकूत को तोड़ देते थे। नवाब साहब दिन भर लाइब्रेरी की किताबें उलटते पलटते रहे, लेकिन गुमशुदा किताब ना मिली। फरीदी के दलाइल की बिना पर वो मान गए थे कि सेक्रेटरी को जहर देकर हलाक किया गया है, लेकिन आसेबी खलल वाला ख्याल बदस्तूर उनके जहन में जमा हुआ था। वो सोच रहे थे कि शायद भूतों की आड़ लेकर कोई सेक्रेटरी पर हाथ साफ कर गया। उसकी मौत की वजह से उन्हें परेशानी जरूर थी। एक तो ये कि वो उनके घर का पालक था, और परेशानी की दूसरी वजह ये थी कि पुलिस वाले अब आए दिन खामखा आकर उनका दिमाग चाटेंगे। लाइब्रेरी से वापस आने के बाद फरीदी और हमीद ने अपने अपने कमरों में जाकर लिबास तब्दील किए। गजाला ने हरचंद फरीदी से आराम करने को कहा, लेकिन उसने टाल दिया और उसके साथ पुरानी इमारत के खंडरात देखने के लिए चला गया था। हमीद भी उसके साथ था। तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों वहां रहे, लेकिन कोई खास बात मालूम ना हो सकी। वहां से लौटकर वो आग उगलने वाले पुरस्कार कुएं की तरफ आए। फरीदी बड़ी देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर कुएं की गहराई में देखता रहा, लेकिन दिन के वक्त भी उसमें इतनी तारीकी थी कि तह नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों हमीद, क्या ख्याल है? फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला। इसमें पानी तो नहीं मालूम होता? मैं भी यही सोच रहा था। जी हाँ, इसमें पानी नहीं, गजाला बोली, और इसके अंदर छाई हुई तारीकी से पता चलता है कि ये गैर मामूली तौर पर गहरा है। इसकी गहराई का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका, गजाला बोली। लेकिन मैंने। हाँ कहिए, रुक क्यों गई? फरीदी ने कहा।
کچھ نہیں، لیکن آپ نے کسی کو اس میں اترتے دیکھا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ غزالہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ آپ کے جملے کے انداز اور آپ کی گھبراہٹ سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ نے کسی کو اترتے دیکھا ہے، لیکن کسی وجہ سے بتانا نہیں چاہتی۔ آپ ٹھیک سمجھے، مجھے خود اپنی اس کمزوری پر بار بار غصہ آتا ہے، لیکن کیا کروں؟ تو آپ کسی وجہ سے خائف ہیں، اور وہ وجہ خود مجھے بھی نہیں معلوم۔ عجیب بات ہے، مجھے دراصل اس کی آنکھوں سے خوف معلوم ہوتا ہے، کیوں یہ میں نہیں بتا سکتی۔ تو شاید آپ کا اشارہ طارق کی طرف ہے۔ تو کیا آپ کو بھی اس کی آنکھیں خوفناک معلوم ہوتی ہیں؟ قطعی نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ سانپ کا زہر بطور نشہ استعمال کرتا ہے۔ سانپ کا زہر بطور نشہ؟ غزالہ حیرت سے بولی۔ ہاں، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، چینیوں میں اس کا عام رواج ہے۔ تو کیا اسی وجہ سے ان کی آنکھیں اتنی خوفناک ہیں؟ جی ہاں، فریدی نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو آپ نے اسے کب اس کنویں میں اترتے دیکھا ہے؟ غزالہ نے اس رات کا واقعہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ آئیے واپس چلیں، فریدی نے لوٹنے کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پھر گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھی۔ ابھی وہ چند ہی قدم گئے ہوں گے کہ پرویز اچھلتا کودتا ہوا آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ پینے کی شیشی تھی اور دوسری میں لکڑی کی ایک بندوق۔ فریدی کو دیکھ کر دودھ کی شیشی نے زمین پر پھینک دی اور بندوق تان کر کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ تم نے میرا طوطا کیا کیا؟ میرا طوطا منگوا دو، نہیں تو گولی مار دوں گا۔ او چچا جان، خدا کے لیے آپ اپنی کمرے سے باہر نہ نکلے کیجیے، غزالہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ پرویز ابھی تک فریدی کے سامنے اپنی لکڑی کی بندوق تانے کھڑا تھا۔ حمید ہنسی کے مارے بے حال ہو رہا تھا، لیکن فریدی قطعی سنجیدہ تھا۔ او مجھے افسوس ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں آپ کو دوسرا منگوا دوں گا۔ اچھا، لیکن ویسا ہی ہو، پرویز بندوق نیچی کرتے ہوئے بولا۔ بہت بہتر، نہیں ویسا نہیں، ہم لال طوطا لائیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی منگوا دیا جائے گا۔ اچھا اندر چلیے، غزالہ پرویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے کمرے کی طرف لے جاتی ہوئی بولی۔ فریدی اور حمید اپنے اپنے کمروں کی طرف آئے۔ راستے میں طارق ملا۔ کہیے انسپکٹر صاحب، کوئی خاص بات؟ طارق بولا۔ ابھی تک تو خاص بات نہیں ہوئی، لیکن جلد ہی کسی خاص بات کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کنویں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فریدی نے اس کی بات اڑاتے ہوئے دفتن پوچھا۔ کنواں؟ طارق چونک کر بولا، لیکن پھر سنبھل کر کہنے لگا، یقیناً یہ ایک بہت پرانا کنواں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کنویں میں کوئی دفینہ ہے۔ فریدی آنکھ مار کر آہستہ سے بولا۔ ہو سکتا ہے، طارق لاپرواہی سے بولا، مگر اس میں اترنا یقیناً خطرے سے خالی نہیں، فریدی نے کہا۔ طارق اسے گھور رہا تھا، دفتن اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک پیدا ہو گئی۔ تو آپ اس میں اترنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں آپ کو کبھی اس کی رائے نہ دوں گا۔ کیوں؟ فریدی نے پوچھا۔ اس لیے کہ خود میں ایک بار ایسی حماقت کر چکا ہوں، طارق نے کہا اور اپنے نیولے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بھلا اس میں حماقت کی کیا بات ہے؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ میں بتاتا ہوں، ایک رات میں نے اس کنویں میں اترنے کی کوشش کی تھی اور لیکن فریدی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ آسیبی معاملہ ہے، پھر آپ کے دل میں کنویں میں اترنے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ یوں ہی محض اپنے تجربات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ خیر ہاں، تو پھر میں زیادہ دور نہیں جا سکا۔ کیوں؟ اس میں بے شمار سانپ رہتے ہیں۔ خیر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کے سوراخ کنویں کی دیواروں میں ہیں۔ تب تو ان سوراخوں میں پیر رکھ کر نہایت آسانی سے تہ تک پہنچا جا سکتا ہے، فریدی نے کہا۔ طارق اس طرح مسکرایا جیسے کوئی بوڑھا آدمی کسی بچے کی بیتو کی بات پر مسکراتا ہے۔ میں نے آپ کی دلیری کی کافی تعریف سنی ہے، طارق نے کہا، لیکن یہ چیز اتنی آسان نہیں۔ میں تو آپ کو کبھی اس کنویں میں اترنے نہ دوں گا، حمید بولا۔ آخر تم مجھے اتنا احمق کیوں سمجھتے ہو؟ فریدی حمید کی طرف مڑ کر بولا۔ یہی تو میں نے کہا، آپ جیسا سمجھدار ایسی حماقت کیسے کر سکتا ہے؟ طارق نے کہا۔ خیر دیکھا جائے گا، فریدی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ فریدی کمرے کے دروازے پر رک کر سگار سلگانے لگا۔ حمید اندر داخل ہو چکا تھا۔ دفتر فریدی کو حمید کی چیخ سنائی دی اور سگار اس کی انگلیوں سے پھسل گیا۔ وہ جھپٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ حمید دیوار کا سہارا لیے حیران آنکھوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سر سے پیر تک خون میں نہایا ہوا تھا۔ ارے یہ کیا؟ فریدی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حمید خاموش تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ دفتر وہ چیخ کر کمرے سے باہر بھاگا۔ فریدی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کوٹھی کے سارے لوگ حمید اور فریدی کو اس حال میں دیکھ کر چیخنے لگے۔ فریدی نے حمید کو پھاٹک کے قریب پکڑا۔ آخر بات کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، فریدی نے کہا۔ میں ایک منٹ کے لیے بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا، حمید نے کانپتے ہوئے کہا۔ آخر کیوں؟ دیکھیے یہ خون کی بوچھاڑ۔
तुम्हारे चोट तो नहीं आई? हमीद ने, जिसकी सांस फूल रही थी, नफी में सर हिला दिया। फिर क्या हुआ? मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सर पर खून की तेज बौछार। अबे वाह बे गधे, तो इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? फरीदी ने अपने थैले पर हाथ मारते हुए कहा। जनाबे वाला, मैं बुज़दिल ही सही, हमीद बोला, लेकिन एक जासूस के लिए ये जरूरी नहीं कि वे भूतों से कुश्ती लड़े। अहमक हो अच्छे खासे। फरीदी ने कोठी की तरफ भागते हुए कहा। रास्ते में गजाला मिली। उसने भाग दौड़ की वजह पूछनी शुरू की। ऊपर जाने का रास्ता जल्दी कीजिए। गजाला भी उसके साथ दौड़ने लगी। उसने जीने की तरफ इशारा किया और फरीदी दौड़ता हुआ जीने तय करने लगा। जरा जल्दी कीजिए, मेरे कमरे की छत। इधर आइए, गजाला हाँफती हुई बोली। वो उधर उस दीवार के करीब से शुरू होती है। फरीदी घुटनों के बल बैठकर छत का जायजा लेने लगा। कुछ दूर हटकर शीशे के रोशनदान के करीब उसे खून की छींटें दिखाई दी। फरीदी बेताबी से खड़ा हाथ मल रहा था। आखिर बताइए भी तो, क्या बात है? गजाला बेचैनी के साथ बोली। फरीदी ने मुख्तसर अल्फाज में उसे सारा वाकया बताया। अफसोस कि हमीद की हिमाकत से वो भूत निकल गया, वरना। क्या मतलब? जरा ये खून की छींटें देखिए। फरीदी ने रोशनदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस शीशे को उठाकर पिचकारी के जरिए खून फेंक देना कौन सी बड़ी बात है? ओह! गजाला उसे हैरत से देखती हुई बोली। शुरू ही से मैं इन सब हरकतों को किसी आदमी की जिद्दत समझ रही हूँ। और वो आदमी? फरीदी ने पूछा। मैं अपने शुबे का इजहार पहले ही कर चुकी हूँ। फरीदी किसी सोच में डूब गया। खैर, देखा जाएगा। दोनों नीचे उतर आए। हमीद अभी तक इसी हालत में लोगों के मजमे में घिरा हुआ खड़ा था। जाओ, जाकर गुसल खाने में कपड़े तब्दील करो, फरीदी ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। हमीद ने कुछ कहना चाहा मगर खामोश हो गया। हमीद वाले वाकये के बाद फरीदी अपने कमरे में खिड़की के करीब एक कुर्सी पर बैठा किसी ख्याल में मशगूल था। उंगलियों में दबा हुआ सिगार न जाने कब का बुझ गया था। सिगार में लगी हुई राख इस बात पर दलालत कर रही थी कि देर से उसने लटके हुए हाथ को जुम्बिश भी नहीं दी, वरना राख जरूर गिर गई होती। वो दफतन चौंक पड़ा। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। उसने पलट कर देखा। गजाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने इस वक्त सफेद साड़ी बांध रखी थी। इस सादगी में उसके चेहरे के शोक खदोखाल कुछ और ज्यादा उभर आए थे। बड़ी बड़ी सहरकार आंखों में पै दर पै सुबह शुरू हो रही थी और घनेरी पलकों की छांव में खुशगवार सी शामें रेंगती महसूस हो रही थी। कुछ चाय वगैरह का भी होश है? गजाला की मुतरन्नम आवाज कमरे की खामोश फजा में गूंज उठी। उसके लहजे में न जाने क्या चीज थी जिसने फरीदी की रगों में नशा सा दौड़ा दिया। उसके लहजे में क्या था? ममता थी, शिकायत थी, तकादा था, सुपुर्दगी थी और न जाने क्या क्या। फरीदी गैर शऊरी तौर पर मुस्कुरा पड़ा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो देखते हुए रुखसारों की आंच में गुल गया हो। उसे अपनी हस्ती एक लहरें लेती हुई झील मालूम होने लगी। ऐसी झील जिसमें सुबह अव्वलीन की शुआएं रंगीन ताने बाने बुन रही हों। दफतन फरीदी को खुद में इस तब्दीली का एहसास हुआ और उसके मंतकी शऊर ने झपट कर जहन के उस गोशे पर से चादर डाल दी जहाँ से मोहब्बत की किरणें फूट रही थी। वो यकबयक जरूरत से ज्यादा संजीदा हो गया। गजाला ने भी शायद ये तब्दीली महसूस कर ली। उसके चेहरे पर अफसरदगी दौड़ गई। कहिए तो आपकी चाय यहीं भिजवा दूं? गजाला ने मुर्दा सी आवाज में कहा। अब्बा जान वगैरह आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। अच्छा, तो फिर मैं यहीं भिजवा दूंगी, गजाला ने कहा और चंद लम्हों तक खड़ी उसे देखती रही। फरीदी खिड़की के बाहर देख रहा था। गजाला के चले जाने के बाद उसने उंगलियों में दबा हुआ सिगार बाहर फेंक कर दूसरा सुलगाया और हल्की हल्की कश लेने लगा। अब्बा मियां, किसी ने पीछे से पुकारा। फरीदी पलट कर देखने लगा। दरवाजे में परवेज खड़ा दूध की शीशी में मुंह लगाए दूध चूस रहा था। तुम हमारे अब्बा मियां हो? परवेज फरीदी को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर बोला। फरीदी उसके अचानक सवाल पर भौंकला गया, लेकिन फिर बेख्तियार हंसने लगा। अब्बा मियां हंसते हैं, अब्बा मियां हंसते हैं। परवेज दूध की शीशी बगल में दबाकर तालियां बजाता हुआ उछलने कूदने लगा। इतने में हमीद भी आ गया। और बेटा, चाचा जान को भूल गए? उसने आहिस्ता से कहा। फरीदी उसे घूरने लगा, मगर हमीद के चेहरे पर बदस्तूर शरारत आमेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। कहिए जनाब, इतनी बूढ़ी औलादे लिए फिरते हैं और फिर फरमाते हैं कि मुझे इन लोगियात से कोई सरोकार नहीं। हमीद बोला। क्या बकते हो? फरीदी ने अपनी हंसी रोक कर संजीदा बनने की कोशिश करते हुए कहा। हा हा। परवेज उछल उछल कर हंसता हुआ बोला। अब्बा मियां ने चाचा जान को डांट दिया। हा हा। हमीद एक कुर्सी पर बैठकर शरारत आमेज नजरों से परवेज की तरफ देखने लगा। हम गोद में बैठेंगे? परवेज हमीद के नजदीक आकर ठिनक कर बोला। जी? हमीद तहय्युर आमेज लहजे में चीखा। ये आप क्या फरमा रहे हैं? जरा इस नहीफ और आजाद जिस्म का मुलाहिजा फरमाइए।
پرویز اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور حمید کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی رانوں کی ہڈیاں کڑکڑا کر ٹوٹ جائیں گی۔ فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے جناب والا اتریے بھی ورنہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، حمید کرا کر بولا۔ ہم کل گوشت کا بچہ لیں گے، پرویز حمید کی گود میں مچلتا ہوا بولا۔ ارے مرا، حمید چیخا۔ خرگوش کا بچہ نہیں بلکہ میں آپ کو گدھے کا بچہ منگوا دوں گا، اللہ میری جان چھوڑیے۔ نہیں خرگوش کا بچہ، پرویز اور زیادہ مچلنے لگا۔ للہ میری جان بچائیے، حمید نے فریدی سے کہا۔ میں کیا جانوں، فریدی نے کہا اور دوسری طرف منہ پھیر کر سگار پینے لگا۔ خرگوش کا بچہ، ابے بھاگ بھوتنی کے، حمید نے جھلا کر پرویز کو دھکیل دیا۔ پرویز کے گرتے ہی دودھ کی شیشی ٹوٹ گئی اور سارا دودھ فرش پر پھیل گیا۔ پرویز فرش پر پڑا ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ فریدی نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں غزالہ نوکر کے ساتھ چائے لے کر آ گئی۔ یہ کیا؟ پرویز کو اس حال میں دیکھ کر بولی۔ مجھے افسوس ہے، فریدی نے کھڑے ہو کر کہا۔ آخر ہوا کیا؟ حمید کو تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں، بیچارہ دبلا پتلا آدمی ہے۔ پرویز صاحب اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئے تھے اور کسی طرح اترنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ غزالہ پرویز کو زمین سے اٹھانے کے لیے جھکی۔ اٹھیے چچا جان، دیکھیے یہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں اٹھیں گے، ہم کو دھکیل دیا۔ پرویز روتا ہوا بولا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر غزالہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ فریدی اور حمید بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ باہزار دشواری غزالہ اسے بہلا پھسلا کر باہر لے گئی۔ تم نے بہت برا کیا، فریدی نے حمید سے کہا۔ تو کیا اپنی ہڈیاں توڑوا لیتا، حمید نے کہا اور چائے بنانے لگا۔ اسی دن رات کی بات ہے۔ فریدی، حمید، غزالہ، طارق اور نواب صاحب برآمدے میں بیٹھے کنویں سے چنگاریاں نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ غزالہ کی آنکھیں فریدی کے چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ 11 تو بج گئے، نواب صاحب نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ مجرم اب آج تیسری حماقت نہ کرے گا، فریدی مسکرا کر بولا۔ تو کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ کسی آدمی کی حرکت ہے؟ نواب صاحب نے کہا۔ 100%، فریدی نے کہا اور سگار سلگانے لگا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دفعتاً ایک تیز قسم کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ لو آوازیں شروع ہوئیں۔ فریدی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ جانوروں کی آوازوں سے کوٹھی گونج رہی تھی۔ فریدی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ وہ متعدد کمروں میں گھوم گھوم کر آوازیں سنتا رہا تھا۔ پھر وہ برآمدے میں لوٹ آیا۔ یہاں بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ آوازیں دیوار کے ایک حصے سے نکل رہی ہوں۔ آوازوں کا سارا سلسلہ ختم ہوتے ہی اس نے پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سیڑھی، بانس کی سیڑھی، وہ دفعتاً چیخا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب چونک کر بولے۔ ایک سیڑھی منگوائیے، فریدی نے کہا اور بجھے ہوئے سگار کو سلگا کر بےتابی سے برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں عجیب قسم کی پرسرار چمک پیدا ہو گئی تھی۔ حمید اچھی طرح جانتا تھا کہ اس پر ایسی کیفیت ایسے ہی موقعوں پر طاری ہوتی تھی جب اسے یقین ہو جاتا تھا کہ اس کا شکار اس کے پھندے میں آ گیا ہے۔ خدا خیر کرے، کچھ ہونے ہی والا ہے، حمید نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ غزالہ جو قریب ہی کھڑی تھی چونک کر بولی۔ کوئی نئی بات ہونے والی ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنے میں 2 نوکر سیڑھی لے کر آ گئے۔ یہ بہت چھوٹی ہے، فریدی نے کہا۔ خیر کچھ پرواہ نہیں، ذرا وہ میز ادھر گھسیٹ کر دیوار سے لگا دو اور یہ سیڑھی اس پر رکھ کر دیوار سے ٹکا دو۔ اس کی ہدایت کے مطابق سیڑھی لگا دی گئی۔ ایک بات، فریدی نواب صاحب کی طرف مڑ کر بولا، کیا ان آوازوں سے پہلے ہمیشہ اس قسم کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اسی بنا پر تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب جانوروں کی آوازیں شروع ہونے والی ہیں۔ فریدی معنی خیز انداز میں سر ہلاتا ہوا سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیوار کو انگلیوں سے کھٹکھٹاتا رہا۔ پھر یک بیک اس کا قہقہ سن کر لوگ چونک پڑے۔ کیا بات ہے بھائی؟ نواب صاحب خوفزدہ آواز میں بولے۔ کوئی خاص بات نہیں، لیکن دلچسپ ضرور ہے۔ کچھ بتاؤ بھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دیوار کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ فریدی نے کہا۔ کیا بچپنے کا سوال ہے؟ نواب صاحب برا سا منہ بناتے ہوئے بولے۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سوال بہت ضروری ہے، فریدی نے کہا۔ ارے بھائی، پتھر کی ہے اور کس چیز کی ہوتی؟ کیا پوری؟ لا حول ولا قوت، نواب صاحب جانے کے لیے مڑے۔ ذرا ٹھہریے، میں ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے آپ سے یہ سوالات کر رہا ہوں۔ فریدی نے دیوار کے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں بھی پتھر ہی ہیں؟ ہاں بھائی، نواب صاحب نے کہا، لیکن ان کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا جیسے انہوں نے تون و کرہن جواب دیا ہو۔ ذرا دیکھیے یہ پتھر کتنا لچکدار ہے، فریدی نے اس حصے کو ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا؟ نواب صاحب حیرت سے چیخے۔ فریدی ہنسنے لگا۔ بھائی بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اختلاج ہو رہا ہے۔
तो सुनिए जनाब, अभी तक आप लोगों के एक बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड सुनते रहे हैं। यहाँ इस जगह लाउड स्पीकर का हॉर्न लगा हुआ है। अरे, नवाब साहब उछल पड़े। और तारीफ करनी पड़ती है उस आर्टिस्ट की जिसने इस जाली को रंगो रोगन के जरिए पत्थरों में मिला दिया है। फरीदी मुस्कुराकर बोला, क्या तमाशा है, आखिर ये सब क्या है? नवाब साहब अपनी पेशानी रगड़ते हुए बोले, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं क्या बताऊं? ताज्जुब की बात है कि आप इस मकान के मालिक होते हुए भी इसका जवाब नहीं दे सकते। खुदा गवाह है कि मैं कुछ नहीं जानता। भला इस बात पर किसे यकीन आएगा? फरीदी ने सीढ़ी से उतरते हुए कहा, अंदर भी कई मुकामात पर ऐसे ही हॉर्न फिट हैं। होंगे भाई, मगर मैं कसम खाकर। कोई बात नहीं, मेरा काम खत्म। चलो भाई हमीद, सामान वगैरह ठीक करो, इसी वक्त चलेंगे। 1 बजे वाली गाड़ी मिल ही जाएगी। मगर नवाब साहब रुक रुक कर बोले, काम खत्म कहाँ? हम लोगों की जिंदगियां खतरे में मालूम होती हैं। भला मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? कम से कम ये मामला मेरे बस का नहीं। आखिर आप इस तरह क्यों जा रही हैं? गजाला आगे बढ़कर बोली, इतनी कामयाबी तो आपने हासिल कर ली है और इसका पता लगाना भी कोई मामूली बात ना थी। खैर, इसका पता तो आप लोगों को भी था। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? नवाब साहब बोले। तारिक साहब, भला आप खुद फैसला कीजिए, फरीदी ने कहा। इस बात पर किसे यकीन आएगा? इस तरह दरो दीवार में लाउड स्पीकर फिट कर देना कोई घड़ी दो घड़ी का काम तो है नहीं। जाहिर है कि इसमें अरसा लगा होगा। फिर मैं ये कैसे समझ लूं कि इस घर के रहने वालों को इसकी इत्तला ना हुई? फर्ज कीजिए कि यह हरकत घर ही के किसी आदमी की है, तो ऐसी हालत में भी इसका इल्म किसी और को भी होना चाहिए था। क्या ख्याल है साहब? इसके मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ? तारिक ने जवाब दिया। जारी लाउड स्पीकर? नवाब साहब खुद ब खुद बड़बड़ाए। शायद आपको यकीन नहीं आया। फरीदी ने पतलून की जेब से बड़ा सा चाकू निकालकर हमीद को देते हुए कहा, जाओ भाई, जरा चढ़कर इस मामले को साफ ही कर दो। हमीद चाकू लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद इतनी जाली कट गई। लाउड स्पीकर का हॉर्न साफ दिखाई देने लगा। ऐसे ही और भी बथेरे लाउड स्पीकर यहाँ की दीवारों में लगे हुए हैं। फरीदी बोला, मैं क्या करूं? नवाब साहब बेबसी से बोले। उनके सारे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। इस इमारत के कमरों में सफेदी कब से नहीं हुई? फरीदी ने पूछा। पिछले साल हुई थी, नवाब साहब बोले। तो ये सब काम इसके बाद ही हुआ है, वरना सफेदी करने वालों में जरूर सरासीनगी फैलती। उफ मेरे खुदा! नवाब साहब अपना चेहरा रुमाल से साफ करते हुए बोले। तो ये सब काम उस वक्त हुआ जब मैं और गजाला 6 माह के लिए बाहर चले गए थे। उस वक्त गालिबन लाउड स्पीकर के हॉर्न फिट किए गए थे, क्योंकि ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, ये एक रात में भी हो सकता है। लेकिन इन दीवारों में तार दौड़ाने का इंतजाम इसी वक्त कर लिया गया होगा जब ये इमारत ज़ेरे तामीर होगी। नवाब साहब हैरत से फरीदी को देख रहे थे। ये इमारत किसकी निगरानी में तैयार हुई थी? फरीदी ने पूछा। मेरे मरहूम प्राइवेट सेक्रेटरी की निगरानी में, नवाब साहब बोले। मैं उस जमाने में मुस्तकिल तौर पर लखनऊ में मुकीम था। तो ये वजह है उन हजरत की मौत की? फरीदी बेतहाशा बोला। क्या मतलब? यकीनन वो हजरत इस नामालूम आदमी से मिले हुए थे जो आपको तंग कर रहा है, और आखिरकार उसने उन्हें भी अपने रास्ते से हटा दिया। आखिर वो कौन हो सकता है? नवाब साहब बेख्तियार बोले। आपका कोई दुश्मन? नवाब साहब सोच में पड़ गए। मगर मेरा कोई दुश्मन इतना ज़हीन नहीं, नवाब साहब ने जवाब दिया। खैर भाई, हमीद चलकर सामान इकट्ठा करो। फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला। आप हमें इस हाल में छोड़कर हरगिज नहीं जा सकते, गजाला ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, आपको ठहरना पड़ेगा। और अब तो आप इसका पता लगा ही सकते हैं कि इस हॉर्न का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, तारिक बोला। हाँ, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, सिर्फ पूरी इमारत खुलवाना पड़ेगी, फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा। वो कुछ भी सही, लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकते। चलिए अब चलकर आराम कीजिए। रात हद दर्जा तारीख थी। आसमान से बादलों से ढका हुआ था। गरज और चमक कह रही थी कि बस बारिश हुआ ही चाहती है। फरीदी ने अपना पलंग बरामदे में निकलवा लिया था। इस वक्त खून की बढ़ जाने की वजह से उसने चादर ओढ़ ली थी। सोते वक्त उसने बरामदे की बिजली बुझवा दी थी। सारी कोठी पर सन्नाटा छाया हुआ था। दवदन एक तरफ तारीख साया मुतहरिक नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता फरीदी के पलंग की तरफ बढ़ रहा था। वो पलंग के करीब पहुंचकर रुक गया। उसका एक हाथ बुलंद हुआ और बड़ा सा खंजर सोने वाले के जिस्म में पेवस्त हो गया। साथ ही किसी तरफ से एक दूसरा साया झपट कर पहले साये पर आ रहा। दोनों घुट गए। इस कश्मकश और जद्दोजहद में दोनों के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल जाती थी। दवतन एक साया दूसरे की गिरफ्त निकल कर भागा। दूसरा साया उसका पीछा करने लगा और फैली हुई तारीकी ने दोनों को अपने दामन में छुपा लिया। शोर गुल सुनकर लोग जाग उठे। कमरे और बरामदों के बल्ब रोशन होने लगे। हमीद भी जाग उठा था। वो भागकर फरीदी के कमरे की तरफ आया
اسے معلوم تھا کہ فریدی برآمدے ہی میں سویا ہے۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ جلائی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ فریدی نے ماتھے تک چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے سیاہ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور سینے پر ایک خنجر جس کا صرف دستہ نظر آ رہا تھا۔ حمید بے تحاشا چیخنے لگا، دوڑو دوڑو، قتل قتل! نیند سے چونکے ہوئے لوگ جو معاملے کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ نہ پائے تھے بے تحاشا اس برآمدے کی طرف دوڑے۔ ان میں سے ایک نے برآمدے کا بلب روشن کر دیا۔ کیا ہوا؟ غزالہ آگے بڑھ کر بولی، ارے یہ کیا؟ فریدی صاحب، میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ ابا جان، ابا جان! وہ شاید سو رہے ہیں، کسی نے کہا۔ جاؤ جا کر جگا دو۔ میرے خدا، میں نے انہیں کیوں روک لیا تھا؟ غزالہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اس دوران میں بارش بھی ہونے لگی تھی اور اتنی تیز ہو رہی تھی کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ دوطن کسی نے قہقہ لگایا، سب لوگ چونک پڑے۔ فریدی پانی میں شرابور لڑکھڑاتا ہوا برآمدے میں داخل ہوا۔ ارے آپ! سب کی زبان سے بیک وقت نکلا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ غزالہ بے اختیار بول اٹھی، اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو ابلے پڑ رہے تھے۔ ارے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فریدی نے ہنس کر کہا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ کون ہے؟ حمید نے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، چادر الٹ کر دیکھو۔ جیسے ہی حمید نے چادر الٹی اس کے منہ سے حیرت کی چیخ نکل گئی۔ چادر کے نیچے 3-4 تکیے رکھے ہوئے تھے اور سیرانے کے تکیے پر دفتی کا بنا ہوا ایک سر رکھا ہوا تھا جس پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بال چپکے ہوئے تھے۔ مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آج رات کو مجھ پر ضرور حملہ ہوگا، اسی لیے میں یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، لیکن غزالہ خانم کی ضد کے آگے ایک نہ چلی اور مجبوراً مجھے یہ انتظام کرنا پڑا۔ مجھے شرمندگی ہے، غزالہ نے کہا۔ اس کی قطعی ضرورت نہیں، اگر میں آج چلا گیا ہوتا تو مجھے زندگی بھر افسوس رہتا۔ حضور بڑے سرکار کمرے میں نہیں ہے، اس نوکر نے لوٹ کر کہا جو نواب صاحب کو بلانے کے لیے گیا تھا۔ کیا کہا کمرے میں نہیں؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ کون؟ فریدی نے پوچھا۔ ابا جان، غزالہ پریشان لہجے میں بولی۔ اوہ! فریدی تیزی سے نواب صاحب کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا، باقی لوگ بھی اس کے پیچھے تھے۔ نواب صاحب کا کمرہ خالی تھا، بستر بچھا ہوا تھا، بستر کی شکنیں کہہ رہی تھیں کہ کوئی اس پر سویا ضرور ہے۔ کوٹھی کا کونا کونا چھان ڈالا گیا، نواب صاحب کا کہیں پتہ نہ تھا۔ غزالہ بری طرح پریشان تھی، فریدی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ طارق آہستہ آہستہ حمید سے باتیں کر رہا تھا۔ تو آخر اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ آپ لوگ جا کر آرام کیجیے، فریدی نے کہا۔ نواب صاحب جہاں گئے ہوں گے واپس آ جائیں گے۔ آخر اس وقت کہاں گئے ہیں؟ غزالہ بے چینی سے بولی۔ ممکن ہے روزانہ اس وقت وہ کہیں جاتے ہوں، آپ ان کے پیچھے پیچھے تو گھومتی رہے ہیں، فریدی نے کہا۔ ارے یہ آپ کے ماتھے سے خون کیسے نکل رہا ہے؟ غزالہ فریدی کی طرف دیکھ کر بولی۔ بھاگ دوڑ میں کہیں چوٹ لگ گئی ہوگی، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ کمبخت بچ کر نکل گیا۔ دوسرے دن صبح نواز صاحب کی کوٹھی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ نواز صاحب ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ سب سے زیادہ غزالہ پریشان تھی اور سب سے زیادہ خاموش فریدی تھا۔ گہرے تفکر کی وجہ سے اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری ہوئی تھیں۔ جناب من، طارق نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، رات سے میرا نیولا غائب ہے۔ ارے جناب، یہاں آدمی غائب ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو نیولے کی پڑی ہے۔ آپ غلط سمجھے مسٹر فریدی، طارق بولا۔ نواب کی وجہ سے مجھے خود بھی پریشانی ہے، مگر وہ نیولا بہت قیمتی تھا، فریدی نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ جی ہاں۔ ارے صاحب جانور ہے، کہیں بھاگ گیا ہوگا، فریدی نے کہا۔ بھاگ تو ہو سکتا ہی نہیں، ضرور اسے کسی نے پکڑ لیا۔ کہ یہ ہندوستان آپ کو پسند آیا؟ فریدی اچانک پوچھ بیٹھا۔ طارق چوک کر اسے گھورنے لگا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، مگر میرا نیولا؟ چھوڑیے، بھی مل ہی جائے گا۔ آپ اس سے قبل بھی کبھی ہندوستان آئے تھے؟ جی نہیں، لیکن نیولا؟ میرے خیال سے نیولا محض اس لیے غائب کیا گیا ہے کہ کہیں وہ نواب صاحب کو ڈھونڈ نہ نکالے، فریدی نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب سمجھ کر کیا کیجیے گا؟ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا قیمتی نیولا ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ شکریہ، طارق نے کہا۔ معاف کیجیے گا، میں مخل ہوا، مگر میں کیا کروں، میرا نیولا؟ آپ اطمینان رکھیے، جا کر ناشتہ کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، فریدی نے کہا۔ طارق چلا گیا۔ دیر بعد غزالہ آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، وہ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ گھبرائیے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فریدی نے کہا۔ جب تک کہ یہ معاملہ صاف نہ ہو جائے گا میں یہیں مقیم رہوں گا۔ کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ کسی زبان سے نہیں، فریدی نے کہا۔ آخر آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نواب صاحب جہاں کہیں بھی ہیں بخیریت ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، فریدی نے کہا۔ آپ نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ ارے ایسے میں ناشتے کی کسی سوچتی ہے؟ پھر وہی بات،
میں کہتا ہوں آخر اس سے فائدہ ہی کیا؟ اب میں اپنے دل کو کیا کروں؟ سنبھالیے، آپ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہیں۔ کوشش تو کرتی ہوں۔ اچھا جائیے ناشتہ کر ڈالیے۔ اور آپ؟ میں ابھی نہیں کروں گا، ضرورت ایسا کہہ رہا ہوں۔ غزالہ چلی گئی۔ فریدی کا معمول تھا کہ جب اسے کسی اہم معاملے پر غور و غوص کرنا ہوتا تھا تو وہ عموماً خالی پیٹ ہی رہا کرتا تھا، اس لیے آج بھی اس نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود پر حملہ ہونے کے بعد سے اب تک بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر حمید کے کمرے کی طرف گیا۔ حمید شاید ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھوں کی کوریں سوجی ہوئی تھی۔ تم جیسا سونے والا بھی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، فریدی نے کہا۔ آپ کی نظروں میں ابھی گزرا ہی کیا ہے؟ حمید نے کہا۔ نواب صاحب ملے یا نہیں؟ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تو یقیناً میرا شبہ درست ہے، حمید نے کہا۔ او، آپ بھی شبہ کرنے لگے ہیں؟ ذرا مجھ سے بھی فرمائیے، شاید آپ ہی صحیح راہ پر ہوں۔ نواب رشید الزماں خود ہی مجرم ہے، حمید نے کہا۔ وہ کیسے؟ فریدی ایک آرام کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ یہ میں نہیں جانتا، میرے پاس اس کا بہت ہی معمولی ثبوت ہے، اور وہ یہ کہ نواب رشید الزماں آپ پر حملے کے بعد ہی وہ غائب ہو گئے۔ آپ نے حملہ کرنے والے سے دو ہاتھ بھی کیے تھے۔ ممکن ہے نواب صاحب کو خیال پیدا ہوا ہو کہ کہیں آپ نے حملہ کرنے والے کو پہچان نہ لیا ہو۔ بہت اچھے، لیکن یہ تو سوچو کہ آخر ان کی روپوشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ حملہ آور بچ کر نکل گیا تھا، اور پھر میں اس کا ثبوت کس طرح بہم پہنچاتا کہ اس میں رشید الزماں ہی کا ہاتھ ہے۔ ہر شخص اتنا نہیں سوچ سکتا جتنا آپ سوچتے ہیں، حمید نے کہا۔ خیر بہرحال ذرا اپنی کرسی قریب لے آؤ، فریدی نے کہا۔ خیریت کوئی خاص بات؟ حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی کرسی فریدی کے قریب کر لی۔ سنو، فریدی آہستہ سے بولا، آج رات کو میں اس کنویں میں اتروں گا۔ میں آپ کو ہرگز نہ اترنے دوں گا۔ کیوں؟ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ نہیں بھائی، اب اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تو گویا آپ پر حسن کا جادو اس بری طرح چل گیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ غزالہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ پھر وہی گدھے پن کی باتیں۔ یہ کوئی بات نہیں، میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی گھوڑے پن کی باتیں نہیں کی۔ ہٹاؤ بھی یہ فضول باتیں، تفریح کے لیے پھر بہت وقت ملتا رہے گا۔ حمید خاموش ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ رات کو اس کنویں کی نگرانی ضرور کی جاتی ہوگی۔ نگرانی؟ نگرانی کون کرتا ہوگا؟ مجرم تو غائب ہے۔ بھائی فی الحال یہی فرض کر لو کہ نواب رشید الزماں مجرم نہیں ہیں، فریدی نے کہا۔ بہرحال ہاں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حمید نے کہا۔ تم شامی سے باغ پر نظر رکھنا بہتر ہے، لیکن میں کسی طرح یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کنویں میں اتریں۔ بس دیکھتے رہو، میرے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ اسی دن رات کو حمید دوڑا ہوا فریدی کے پاس آیا۔ آپ کا خیال صحیح تھا، وہ ہانپتا ہوا بولا۔ میں نے ابھی ایک آدمی کو کنویں کے پیچھے والی جھاڑی میں چھپتے ہوئے دیکھا ہے۔ فریدی پہلے ہی سے تیار بیٹھا تھا، اس نے ضروری سامان ساتھ لیا اور حمید کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پھاٹک کے باہر نکل کر دونوں چار دیواری کے نیچے چلنے لگے۔ ایک جگہ فریدی رک گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ چھپا ہوگا، فریدی نے آہستہ سے حمید کے کان میں کہا۔ حمید نے سر ہلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فریدی دیوار پر چڑھ گیا۔ اوپر سے اس نے حمید کو بھی چڑھانے کا اشارہ کیا۔ دونوں باہستگی تمام دوسری طرف اترنے لگے۔ وہ دیکھیے کنویں کی جگت کے پاس جھاڑیوں میں، حمید نے آہستہ سے کہا۔ فریدی نے سر ہلا دیا۔ وہاں کوئی چھپا ہوا تھا۔ فریدی اپنے پستول کی نال پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر اس کا پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا اور ساتھ ہی کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ حمید جلدی کرو، رسی، فریدی نے کہا۔ وہ ایک قوی ہیکل آدمی کو دبوچے بیٹھا تھا۔ آدمی سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے درخت کے تنے سے جکڑ دیا۔ تمہارا پستول بھرا ہوا ہے نا؟ فریدی نے پوچھا۔ حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو، اس کی اچھی طرح نگرانی کرتے رہنا، اگر کوئی بات ہو تو بے دریغ پستول استعمال کرنا۔ یہ کہہ کر فریدی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا۔ یہ کیا؟ حمید نے آہستہ سے پوچھا۔ طارق کا نیولا۔ ارے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو اسے آپ ہی نے غائب کیا تھا؟ ہاں، اس کنویں میں بکثرت سانپ ہے، لیکن اس نیولے کی بو پاتے ہی وہ اپنے بلوں میں جا چھپیں گے۔ او سمجھا۔ فریدی نے پنجرا زمین پر رکھ دیا اور ریشم کی ایک مضبوط ڈوری کے سرے میں ایک پتھر باندھ کر اسے کنویں میں پھینک دیا، اور ڈور کا سرا قریب کے ایک درخت کے تنے سے باندھ کر پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگا۔ اچھا بھائی حمید، خدا حافظ، میں چلا۔ بہت ہوشیاری سے رہنا، اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو بے تکلف گولی چلا دینا، فریدی نے کہا، اور نیولے کا پنجرا اپنے گرد لپٹی ہوئی چمڑے کی پیٹی میں لٹکا لیا۔ پھر ٹارچ کی روشنی میں دیر تک کنویں کے اندر دیکھتا رہا۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد اس نے ٹارچ پتلون کی جیب میں ڈالی اور ریشم کی ڈور کے سہارے کنویں میں اترنے لگا۔
रेशम की डोर के सहारे उतरना कोई आसान काम न था। थोड़ी दूर जाकर डोर पसीने की वजह से हाथ से फिसलने लगी। कुएं में बला की तारीकी थी, उसे अपने आसपास सांपों की फिटकारें सुनाई दे रही थीं। फरीदी की कमर से लटके हुए पिंजरे से भी अजीब किस्म की आवाजें आने लगी थी। शायद नेवला सांपों की फिटकारें सुनकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। फरीदी के बाजू शल हो गए थे। हर बार उसे ये महसूस हो रहा था जैसे अब रस्सी उसके हाथ से निकल जाएगी। उसने एक चौड़ी कगार पर खड़े होकर जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में नीचे की तरफ देखने लगा। अभी उसने सिर्फ आधी मुसाफत तय की थी। गर्मी की वजह से उसका दम घुटा जा रहा था। उसने मुंह ऊपर करके 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और फिर नीचे उतरने लगा। बहरहाल बेहजार दिक्कत वो कुएं की तह तक पहुंचा। उसके सारे कपड़े पसीने में इस तरह डूबे हुए थे जैसे वो काफी देर तक बारिश में भीगता रहा हो। टॉर्च की रोशनी में वो कुएं की तह का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी मेहनत बेकार गई हो। कुएं में ज्यादा देर तक ठहरना गोया मौत को दावत देना था। सांपों की तरफ से तो खैर उसे नेवले की मौजूदगी की वजह से इत्मीनान था, लेकिन गर्मी खुदा की पनाह। फरीदी की जगह अगर कोई कमजोर दिलो दिमाग का आदमी होता तो अब तक कभी का बेहोश हो गया होता। थक हार कर उसने ऊपर चढ़ने का इरादा किया। रस्सी पकड़कर जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, दूसरा पैर कुएं की दीवार से टकरा गया और एक अजीब किस्म की आवाज पैदा हुई। फरीदी चौंक कर फिर नीचे उतर गया। जहाँ पैर लगा था उस जगह को बगौर देखने लगा। फिर उसे उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता खटखटाया। ओह मेरे खुदा, उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया। दीवार का हिस्सा टीन का बना हुआ था, लेकिन उसे इस तरह बनाया गया था कि देखने में ईंटों की जड़ाई मालूम हो रही थी। फरीदी ने जेब से चाकू निकाला। थोड़ी देर में उसने टीन का वो ठक्कून वहां से निकाल फेंका। हवा का एक फरहत अंगेज झोंका उसके जिस्म से टकराया और उसकी रगों में तवानाई दौड़ गई। उसके सामने दीवार का इतना बड़ा हिस्सा खुल गया जिससे एक आदमी बैठकर बआसानी गुजर सकता था। फरीदी टॉर्च की रोशनी में रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में नेवले का पिंजरा। अब वो एक अच्छे खासे कमरे में चल रहा था। दफतन वो ठिठक गया। सामने एक औरत और एक मर्द खड़े हुए थे। फरीदी ने बेतहाशा पिंजरा जमीन पर फेंक कर रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन वो दोनों दीवार से टेक लगाए जूं के तू खड़े हुए थे। ला हौल वला कुव्वत, फरीदी के मुंह से आहिस्ता से निकला। उसने करीब जाकर दोनों को टटोला। वो रबर के बने हुए थे। फौरन फरीदी को ख्याल आया कि ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें पहले दिन नवाब साहब वगैरह ने लाश समझा था। फरीदी आगे बढ़ा। सामने एक दरवाजा था जिसकी दुर्बीन से रोशनी छन छन कर इस कमरे में आ रही थी। फरीदी ने उस कमरे में दाखिल होते ही बारूद की बू महसूस की थी। दूसरे कमरे में किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। फरीदी ने किवाड़ों की दुर्स से आंखें लगा दी। दफतन वो चौंक पड़ा। दूसरे कमरे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसके सीने से ताजा ताजा खून उबल रहा था। एक कुर्सी पर नवाब रशीद जमा बैठे थे, लेकिन वो रस्सियों से जकड़े हुए थे। फरीदी ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। अलबत्ता उसने महसूस कर लिया कि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद नहीं है और किसी वक्त भी आसानी से खोला जा सकता है। अचानक एक आदमी दरवाजे ही के करीब आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। ये परवेज था। परवेज जो पागल था। परवेज जो बच्चों की तरह तुतला तुतला कर बोलता था। परवेज जो घुटनों के बल चलता था। वो परवेज इस वक्त सीधा खड़ा था। उसके हाथ में दूध की शीशी के बजाय पिस्तौल था और आंखों में मासूमियत के बजाय सफ़ाकी, दरंदगी और वहशियानापन रक्स कर रहा था। देखा आपने इस नमक हराम का अंजाम? परवेज ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। ये मुझे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि जासूसों को मेरे मुतालिक बता देगा। फरीदी के सारे जिस्म में सनसनाहट फैल गई क्योंकि परवेज इस वक्त उतरा कर नहीं बोल रहा था। हाँ तो भाई साहब, अब आप भी मरने के लिए तैयार हो जाइए। परवेज बोला, मैंने तुम्हें हमेशा सगे भाई की तरह अजीज रखा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नवाब साहब गिड़गिड़ा कर बोले, कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे किसी तरह गवारा नहीं कर सकता कि अपने बाप के तुर्के से इसलिए महरूम कर दिया जाऊं कि उसने मेरी माँ के साथ निकाह नहीं किया था। क्या मैंने तुम्हें कभी ये चीज महसूस होने दी? नवाब साहब बोले, मैं इन फजलियात में नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। जासूसों को पहले ही से तुम पर शुबा था। तुम्हारा गायब हो जाना इस शुबे को यकीन में तब्दील कर देगा। तुम्हारी रूपोशी के बाद तुम्हारी चीजों का मैं पूरा पूरा मालिक हूँगा। गजाला के अलावा और तुम्हारा है ही कौन जो मुझसे निपटने के लिए आएगा? और रह गया गजाला का मामला, तो मैं उसे इसी तरह रखूंगा जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को रखा था। क्या पकता है बदनसीब? नवाब साहब गरज कर बोले, वो तेरी भतीजी है। होगी। परवेज ने लापरवाही से कहा, मेरी माँ आवारा थी, इसलिए तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे बाप ही की औलाद हूँ? बहरहाल मैं हरामी हूँ, इसलिए हरामीपन की हुबूत कर देना चाहता हूँ। चुप रहे मर्दूद, नवाब साहब चीखे और फरीदी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। किवाड़ों की झपट में आकर परवेज ऊंधे मुंह गिर पड़ा। फरीदी उछल कर उस पर आ रहा। दोनों आपस में गुद गए।
फरीदी महसूस कर रहा था कि उसे एक फौलाद के बने हुए आदमी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोनों हाथों में पिस्तौल दबे हुए थे। दफतन परवेज फरीदी की गिरफ्त निकलकर फुर्ती से एक सोफे की आड़ में हो गया। फरीदी इसका मतलब समझता था। उसने झपट कर एक मेज गिराई और इसकी ओट ले ली। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। दफतन फरीदी ने चीख मारी और गिर पड़ा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर परवेज खड़ा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेज की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक फायर हुआ और परवेज चीख मार कर गिर पड़ा। फरीदी उठकर खड़ा हो गया। वो परवेज को तड़पता हुआ देख रहा था। गोली ठीक उसके माथे पर लगी थी। फरीदी बेटा, नवाब साहब चीखे और बेहोश हो गए। दूसरे दिन शाम को नवाब साहब, गजाला, तारिक, फरीदी, हमीद और 2 सब इंस्पेक्टर एक साथ चाय पी रहे थे। ऐसी तारीख रात में इस कुएं में उतरना फरीदी ही का काम था। नवाब साहब बोले, मुझसे दरअसल जरा सी गलती हो गई, वरना इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। खंडरों वाला रास्ता ज्यादा सीधा और आसान था, सिर्फ जरा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ता। अब सोचता हूँ कि मैंने अपना ज्यादा वक्त खंडरों पर ही क्यों न सर्फ किया। खैर जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। तारिक बोला, मुझे हैरत है कि वो लोग मुझे सोचे से किस तरह उठा ले गए कि मुझे खबर तक ना हुई। नवाब साहब ने कहा, क्लोरोफॉर्म। फरीदी बोला, उन तीनों बदमाशों में से एक लापता है, मालूम नहीं उसका क्या हुआ। हमीद बोला, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। फरीदी बोला, भला कौन कह सकता था परवेज इतना खतरनाक आदमी है, और वो तीनों जो उसे गोद में उठाए फिरते थे वो उसके गुर्गे हैं। खैर अब छोड़िए इन बातों को, गजाला बोली, मुझे उलझन हो रही है। और हाँ तारिक साहब, एक साहब को आप पर भी शुबा था। फरीदी ने शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा। गजाला उसे गुस्से और प्यार भरी नजरों से देखने लगी। मुझ पर? तारिक ने कहका लगाया। न जाने क्यों लोग उम्मन मेरी तरफ से मशकूक रहा करते हैं, आपके नेवले की वजह से। हमीद मुस्कुरा कर बोला, तो इसने सैकड़ों बार मेरी जान बचाई है। तारिक ने अपने नेवले की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अगर ये ना होता तो फरीदी साहब कुएं के करीब जाने की भी हिम्मत ना कर सकते। इसमें तो शुबा नहीं, फरीदी ने उठते हुए कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ अपने कमरे में आया और खिड़की के करीब खड़े होकर बाग में बिखरी हुई हरियाली से आंखों की थकावट दूर करने लगा। दफतन किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो मुड़ा। गजाला की खूबसूरत आंखों ने उसकी निगाहों का इस्तकबाल किया। गजाला के नर्म और नाजुक होंठों पर एक लतीफ सा तबस्सुम बिखरा हुआ था। औलाद के बने हुए फरीदी के जिस्म का एक एक हिस्सा मोम की तरह बिखरने लगा। उसने बेख्तियार गजाला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हैं, फरीदी ने बच्चों की तरह कहा और गजाला ने शर्मा कर सर झुका लिया। उसके होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जिसका सरगन ये मतलब था कि कुछ और भी कहो। मगर फरीदी इस मामले में करीब करीब बिल्कुल बुद्धू था। उसने किसी रोमानी नॉवेल का कोई अच्छा सा जुमला याद करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुआ। आप हमेशा अच्छी लगती हैं, वो बद्दिक्कत तमाम बोला। अचानक एक धमाका सुनाई दिया। दोनों चौंक पड़े। दरवाजे के करीब हमीद गिर पड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कह रहा हो। दोनों दौड़कर उसके करीब आए। फरीदी ने सर हिला दिया और गजाला को जाने का इशारा करके खुद हमीद पर झुक गया। गजाला दोनों को हैरत से देखती हुई चली गई। हमीद, हमीद, फरीदी ने उसका सर हिलाते हुए कहा, आप हम हमेशा अच्छी लगती हैं। हमीद लेटे लेटे बड़बड़ाया, अरे बाप रे, भूत। फरीदी ने उसे गिरबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। ये क्या हरकत? अरे हरकत! हाय, आप पर भी आसेब का साया हो गया। क्या बकते हो? अरे बाप रे, आप हमेशा अच्छी लगती हैं। अरे बहुत बड़ा काफिर मुसलमान हो गया, शुक्र है खुदा तेरा। अरे मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया था, थोड़ा पानी नकाहत महसूस हो रही है। फरीदी हमीद की पीठ पर एक घूंसा जड़कर कमरे से चला गया। उसके चेहरे के एक एक हिस्से से मुस्कुराहट फूटी पड़ रही थी, झेपी झेपी सी मुस्कुराहट। मेरे सरकार, आखिर खफगी किस बात की? हमीद फरीदी के पीछे आकर बोला, अब तो मजा ही मजा है। फरीदी झल्ला कर मुड़ा। अजीब अहमक हो, अगर उसने सुन लिया तो हाजी क्या, मोहब्बत में सब कुछ जायज है। मोहब्बत? फरीदी उसका गिरबान पकड़े हुए बोला, किस बात में देखी है तुमने मोहब्बत? आप हमेशा अच्छी लगती हैं, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या किसी के हुस्न की तारीफ करना मोहब्बत है? कतई। तो इधर देखो, फरीदी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, जिसे तुम मोहब्बत कहते हो उसके लिए इस पत्थर में कोई गुंजाइश नहीं। कभी कभी पत्थर भी अपनी ही आंच से पिघल जाता है। हमीद अकड़ कर बोला, शाबाश बरखुरदार, किस नॉवेल से रटा था ये जुमला? फरीदी उसकी पीठ ठोकते हुए बोला, खैर होगा मुझे क्या। हमीद ने कहा, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कुएं से आग किस तरह निकलती थी। तुम भी रहे वही ड्यूट के ड्यूट। फरीदी मुस्कुरा कर बोला,
ارے میاں آتش بازی تھی، کیا تم نے مٹی کے وہ بڑے بڑے انار نہیں دیکھے تھے جو تہخانے سے برآمد ہوئے ہیں؟ واقعی اچھا خاصا بچوں کا کھیل تھا مگر خطرناک، حمید نے کہا اور سیٹی بجاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ختم شد۔